तो वैसे आज लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक नई सीरीज। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ज्यादा भयानक जगह दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये जगह होंगमेंग कंटिनेंट के बिल्कुल अंत में आकर मौजूद है। यह पूरी की पूरी जगह मौत से भरी हुई है और इस जगह को 9 डेथ एंड 1 लाइफ इलाके व टेरिटरी भी कहते हैं। और इस जगह पर अगर कोई भयानक बीच जोर से अगर चिल्ला भी दे तो उसकी जो आवाज है वो चारों तरफ गूंजती रहेगी। और इसी खतरनाक वैली के बीच में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा थक चुकी है और कहने लगी होती है वहाँ पर थकते हुए हारते हुए कि ये ब्लैक थंडर पाइथन मेरा पीछे 3 दिनों से करने में लगा हुआ है जब से मैंने वैली में एंटर किया हूँ। क्या वाकई में हमारे जो एंसेस्टर है क्या है वाकई में यहाँ पर सेक्युलेटेड होकर अपनी ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं या फिर कल्टीवेट करने में लगे हुए हैं। तभी हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये 990 लीडर है वुजिया की, जिसका नाम लुओ किंगचेन है। जहाँ पर कहानी की टाइमलाइन चेंज होती है। किंगचेन को उनके मास्टर ने कुछ कहा था, यहाँ पर उसके मास्टर मरने वाले होते हैं। उस वक्त जब उसके मास्टर बुलाते हैं उससे कहने लगते हैं कि मेरी लाइफ अब यहाँ पर खत्म होने वाली है तो मैं अपनी सेक्युलेटर की पोजीशन तुम्हें पास डाउन करना चाहूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए कि मेरी बात और मेरी इच्छा को हमेशा याद रखना। तो मैं बड़ी बात को सीधे छोड़ कर कह देता हूँ तुमसे। और वो इस बात को सुनने के लिए एग्री हो जाती है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगा किंगचेन मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम हमारे जो वुजियान सेट है उसको थर्ड रेट स्मॉल सेट कभी भी मत समझना। तुम ऐसा सोचने में लगी हुई हो कि उसे शेंजियान सेट के द्वारा एस्टिमेट कर दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर मैं तुम्हें अपने सेट पास के बारे में बताऊं तो 100,000 ईयर पहले हमारा जो वुजियान सेट है वो टॉप लेवल सेट हुआ करता था, जहाँ पर इन जैसे शेंजियान जैसे दिखने वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। वो तो हमारे हलवे चाटने के लायक क्वालिफाइड भी नहीं हुआ करते थे। और उस समय पर हमारे जो फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई उनके सामने कुछ भी बोल नहीं सकता था। और वह काफी ज्यादा फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर हैंडसम भी हुआ करते थे और उनका कैरेक्टर और प्रोफाइंड विजडम थी और उनके अंदर काफी ज्यादा फीचर भी हुआ करते थे और वो कभी भी अपने लॉन के बाहर नहीं निकला करते थे। और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जो लिन ड्यूज की जो पूरी की पूरी एबिलिटी है वो उससे कुछ भी कर सकते। और सीधे से कहा जाए तो हमारे एंसेस्टर पूरी तरीके से इनविजिबल थे पूरे के पूरे होंगमेंग कंटिनेंट में। लेकिन हमारे एंसेस्टर बिल्कुल जन्म से ही इनविजिबल होने के कारण वो जल्दी से रिटायर हो गए क्योंकि वो इनविजिबल थे पूरे के पूरे इस वर्ल्ड में। और 100,000 ईयर पहले उन्होंने अपने आप को सेक्युलराइजेशन करने के बारे में सोचा, वो भी 9 डेथ एंड 1 लाइफ की रियलमी में, जो कि होंगमेंग कंटिनेंट के बिल्कुल एंड में जाकर मौजूद है। और बात करें उस 9 डेथ एंड 1 लाइफ रियलमी के बारे में तो वो जगह पूरी की पूरी बहुत ज्यादा खतरनाक बीच से भरी हुई है। और वे एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा ही जाने की हिम्मत दिखा सकता है। और जब मैंने वहाँ पर जाने की कोशिश की तो मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं वहाँ पर रोने लगा डर के मारे अपनी मम्मी को लेकर। लेकिन किस्मत से वहाँ पर मुझे कई सारे ट्रेजर भी मिले गए और उनका इस्तेमाल कर वहाँ से मैं जिंदा निकलने में कामयाब रहा। क्या तुम्हें पता भी है कि वहाँ पर मैंने अपनी जवानी को खो दिया होता उस समय पर? यह वो है जगह का वाकई में बहुत डरावनी है। ये फालतू बकवास सुनने के बाद उस किंगचेन को भी भरोसा नहीं हो रहा होता और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाती। और उसके मास्टर की इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद उसका भी दिमाग खराब होता है। तभी मरते मरते उसका मास्टर उससे क्या लगता है कि भले ही हमारे जो एंसेस्टर है वो रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन किस्मत से जिससे पहले कि वो सर्कुलेशन में जाए उससे पहले उन्होंने हमें हमारे सेट को एक मिस्टीरियस टोकन दिया था। अगर हमारे सेट कभी भी बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता है तो वो इस टोकन का इस्तेमाल कर उनसे मदद मांग सकता है। अगर तुम एंसेस्टर के प्लेस पर जाती हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे। वहाँ पर तुम्हें खाने के लिए खाना, रहने के लिए जगह और बहुत बड़ी पोजीशन। तो किंगचेन मेरी बात का ख्याल रखना कि हमारे सेट को अगर बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने एंसेस्टर को ढूंढना होगा जिससे पहले कि हमारी जो डिफेंस फॉर्मेशन है वो टूट जाए। और हमारे वुजियान सेट को बचाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और वहीं पर अंत में आकर ये कहते कहते जो इसका मास्टर है वो वहीं पर मारा जाता है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये डिसिपल यानी कि आपकी स्टूडेंट आपकी इच्छा का सम्मान रखेगी और चाहे कुछ भी हो जाए अपने उस ओल्ड एंसेस्टर को लेकर जरूर आएगी। और यह चिल्लाते चिल्लाते वो रोना चालू कर देती है क्योंकि उसका मास्टर उसकी आंखों के सामने मारा जा चुका है। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो अपने ओल्ड एंसेस्टर को ढूंढने के लिए आई थी। लेकिन इतने ज्यादा समय बिताने के बाद भी, इतने ज्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उसका एंसेस्टर नहीं मिलता। तो मन में सोचते हुए कहने लगते कि मास्टर जो आपने कहा था मुझे एंसेस्टर के बारे में कि वह 9 डेथ एंड 1 लाइफ टेरिटरी में रहते हैं, वो भी 100,000 ईयर से, क्या जो हमारे एंसेस्टर है वो यहाँ पर अभी भी जिंदा है भी या नहीं है? तभी वहाँ पर हमें एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट है। और वह डरावना सा दिखने वाला बीस्ट उस लड़की के सामने आकर लैंड हो जाता है, जिसको देखकर वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और मन में सोचते हुए घबराते हुए कहने लगते कि अरे नहीं, ये तो लेजेंडरी मॉन्स्टर है पर्पल डार्क स्पिरिट बर्ड। ये जो बीस्ट है वो वाकई काफी ज्यादा फ्रीशियस और बहुत ज्यादा डरावना है और ये इंसानों को खाना ज्यादा पसंद करता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट है वो भी इस पक्षी के द्वारा पूरी तरीके से मिटा दिया गया था। क्या मैं वाकई में अपने एंसेस्टर को बिना ढूंढे यहाँ पर मरने वाली हूँ? और वो वहीं पर हार मानकर बैठ जाती है और रोना चालू कर देती है और अपने मास्टर से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपके द्वारा जो मिशन दिया गया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। तभी अचानक से वो बीस्ट अपने पंखों को खोलता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है और समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड हमारी उस लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से ले जाता है कहीं डायरेक्शन की तरफ,
जिसको देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो पर्पल डार्क स्पिरिट बर्ड है वो वाकई में मुझे नहीं खाने वाली, बल्कि मैं मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर कहीं ले जाने में लगी हुई है। क्या मैं कोई सपना देखने में लगी हुई हूँ? और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ह्यूमन इतने ज्यादा भयानक बीस्ट की सवारी करने में लगा हुआ है और ये बीस्ट आखिरकार मुझे ले जा कहाँ रहा है? और तभी उस लड़की को वह उड़ने वाली बीस्ट एक ऐसी जगह पर ले जाती है जो कि 9 डेथ एंड 1 लाइफ टेरिटरी के सबसे ज्यादा डीपेस्ट और सबसे ज्यादा अंदर वाला पार्ट होता है। और ये जगह पूरी डिफरेंट होती है उस जगह से जिस जगह से ये आई हुई है। और तभी वो बर्ड उस मेंशन के पास आने के बाद अपना सर झुकाती है और उससे कहने लगती है कि मास्टर, मैंने आपके द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। जब ये लड़की इस बीस्ट को यहाँ पर बात करते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये बीस्ट वाकई में बात भी कर सकती है। और तभी उस मेंशन में से हमें किसी बंदे को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि उससे क्या लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसको देखकर ये लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि इस मेंशन के अंदर कोई रहने में लगा हुआ है। और सबसे पहले तो वो उसको सैल्यूट करते हुए, इसको बाव करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहने लगती है कि मेरा नाम लुओ कुंगचंग है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिरकार मैं किससे बात करने में लगी हुई हूँ? और मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि आखिरकार ये बंदा कौन है, यहाँ तक कि जो पर्पल डार्क स्पिरिट बर्ड है वो भी इसके सामने अपना सर झुका रही है। तभी अचानक से उसके अंदर जो टोकन छुपा हुआ था, आप समझ जाओ कहाँ छुपा हुआ था, वो अचानक से बाहर आने लगता है और वो रिएक्ट करने लगता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे टोकन को कहाँ पर ले जाने में लगी हुई हो? और वो टोकन उड़ते उड़ते उस बंदे के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है वो बंदा उस टोकन को लेने के बाद, तुम कह रही हो कि ये टोकन मैं तुमसे छीनने में लगा हुआ हूँ, बल्कि असलियत ये है कि ये टोकन स्टार्टिंग से मेरा ही था। ये सुनने के बाद ये लड़की काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ये टोकन तुम्हारा है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या तुम हमारे वुजियान सेट के पहले फर्स्ट सेक्ट लीडर हो जिनका नाम चैन जुआन है? क्या आप वाकई में हमारे एंसेस्टर हो? और तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है रियल पूरा का पूरा फेस इसका कि ये बंदा कैसा दिखता है और वो उस टोकन को देखकर घूरने लगता है। जब क्विंगचैन को इस बारे में पता चलता है कि ये अपने एंसेस्टर के सामने खड़ी हुई है तो वो अपने सर को नीचे झुका लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं 919 जनरेशन की वुजियान सेट की सेक्ट मास्टर लुओ क्विंगचैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फर्स्ट एंसेस्टर से कि वो अपने सेकुलेशन से बाहर निकले, और मैं आपसे इस बात की उम्मीद करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बाहर निकलकर वुजियान सेट की कमांड को संभालें और हमारे पूरे की पूरी सेट की जान बचाएं जो कि पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। ये बात सुनने के बाद ये बंदा मन में सोचते हुए कहने लगता है और मन में सोचते उनको बताता है कि वुजियान सेट, ओह मुझे तो इसके बारे में याद भी नहीं है और मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर कोई उसमें से 1 लाख साल बाद भी मेरे सेकुलेशन के अभी भी मुझे ये बंदे याद रखे होंगे। और वो उस लड़की से और भी पूछने लगता है अपने उस सेक्ट के बारे में। जब सारी की सारी बातें हमारे इस एंसेस्टर को पता चलती हैं तो वो काफी तक गुस्से में उससे कहने लगता है, क्या तुम वाकई में इस बात को लेकर श्योर हो? तुम कह रही हो कि वो कचरे से जैसा दिखने वाला सेक्ट जिसका इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट नाम है, उसने मेरे पूरे के पूरे इलाके को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया और यहाँ पर मुझे वहां से निकले हुए सिर्फ 1 लाख साल हुए हैं और मेरी जो पावर है वो इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जो कि पूरी तरीके से तबाह होने वाली है। आखिरकार मैं एक ट्रांसमिग्रेटर इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन से कैसे सफर कर सकता है और मुझे इतनी ज्यादा बेइज्जती क्यों सहन करनी पड़ रही है? और हमें पता चलता है कि ये हमारे इस स्टोरी का एमसी है। खैर आपने ये गैस कर ही लिया होगा और ये एक ट्रांसमिग्रेटर है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ है। जब क्विंगचैन इसके मुंह से ये बात सुनती है कि इसने अभी भी हमारे एंसेस्टर ने इमोर्टल स्वॉर्ड सेट को बस एक कचरा सा कहा था तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछने लगती है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ट्रांसमिग्रेटर का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं हमारे एंसेस्टर? तभी हमारा एंसेस्टर यानी कि इस स्टोरी का एमसी अपने बारे में बताता और कहने लगता है कि मेरा नाम चैन जुआन है और मैं दरअसल एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ, वो भी इस दुनिया में दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ हूँ। और जब मैं पहली बार इस वर्ल्ड में आया था उस वक्त मेरे पास मेरा खुद का एक सिस्टम हुआ करता था और उस सिस्टम की मदद से उस सिस्टम ने मेरी मदद की यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए, और वह एक ऐसा सिस्टम था जैसे जैसे मैं अपनी पावर को बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे वो मेरी पावर को बढ़ाता जाएगा और मुझे रिवॉर्ड देता जाएगा। और उस समय पर उस सिस्टम की मदद से मैंने अपनी पावर को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था पूरे के पूरे इस कंटिनेंट में, होंगमेंग कंटिनेंट में। और बात करें मेरे कल्टीवेशन लेवल के बारे में तो वो सिस्टम के रिवॉर्ड के सहारे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी और मैं सडनली इनविजिबल एग्जेंस बन गया था इस पूरे के पूरे होंगमेंग कंटिनेंट में, जहाँ पर मैं एक समय पर इतना ज्यादा बोर हो चुका था कि वहाँ पर कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब जबकि मैं होंगमेंग कंटिनेंट के पीक लेवल पर पहुंच चुका हूँ तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस प्लेनेट को इस कंटिनेंट को छोड़कर दूसरे नए कंटिनेंट में जाऊं, यही मेरा ओरिजिनल प्लान था। और इसलिए मैंने यहाँ पर कई सारे कई सारे सेक्ट यहाँ पर स्टेब्लिश किए थे और जब वे इस सेक्ट को छोड़कर जहाँ से जाने में लगा तो नेक्स्ट कंटिनेंट के सफर पर तब उसके जितने भी डिसिपल थे वो उसको कहते रह गए थे कि सेक्ट लीडर हम बिना आपके सर्वाइव नहीं कर सकते, आप ऐसे हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन हमारा एमसी उनसे कहने लगता है कि तुम्हारा जो सेक्ट लीडर है वो नेक्स्ट एडवेंचर के लिए यहाँ से जा रहा है, तुम सभी के सभी लोग अपना ख्याल रखना। और जिस चीज पर हमारा एमसी सवारी करने में लगा हुआ है वो सिस्टम पैनल है और बताता है किस तरीके से जब वो अपने नेक्स्ट कंटिनेंट के जर्नी पे जा रहा था तभी अचानक से जो सिस्टम था उसमें मेल फंक्शन हो गया, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई थी, जहाँ पर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहता है कि तुमने अपने करंट वर्जन के एक्सपीरियंस को फिनिश कर लिया है तो जो सिस्टम वो शट डाउन होने के लिए जा रहा है। ये सुनने के बाद एमसी
एमसी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और जिस पैनल पर हमारा एमसी उड़कर जाने में लगा होता है वो पैनल भी वहां से गायब हो जाता है, जिससे कि हमारा एमसी आगे नहीं बढ़ पाता और वो तुरंत उस वैली में अंदर जाकर गिरने लगता है। और सभी के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा घबराते हुए हमारा एमसी कह रहा होता है कि इसी कारण, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो शट डाउन हो चुका है, तो अब मैं ब्रेक थ्रू भी नहीं कर सकता। और जबकि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं नेक्स्ट कंटिनेंट में जाऊंगा तो स्ट्रॉन्गर लोग से सामना करूंगा, तो वहां पर मैं जो पावरफुल लोग हैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, जो कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा पावरफुल है। और जबकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस है मुझसे ज्यादा पावरफुल लोगों होने की, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो इनविजिबल वाला टाइटल है, स्टेटस है, वो भी सिक्योर नहीं रहेगा। जब ये इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी क्रिश्चियन उससे बुलाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि एंसेस्टर आप क्या सोच रहे हो। ये सारी की सारी सिचुएशन सोचने के बाद मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब यहाँ पर एक लूजर बनने वाला हूँ जिसका सर कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग एनिमी के द्वारा काट कर दूर फेंका जा सकता है। तभी सिस्टम उसे बताने लगा है साइड पैनल में कि ये बंदा, हाँ तुम इस बंदे ने बिल्कुल सही कहा, ये बंदा एक ऐसा इडियट बेवकूफ बंदा है जो कि मिस्टेकली ये अपने आप से सोचने में लगा हुआ है कि इसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि इनविजिबल बनने के बाद कोई बंदा इसे मार कर चला जाएगा। और जब इतने चिंता में ये कुंचन अपने एंसेस्टर को देखती है तो वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि एंसेस्टर क्या हुआ आपके साथ। यहाँ पर हमारा एमसी इस वैली में बैठा हुआ और अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए पर बैठा हुआ हूँ क्योंकि अगर पावरफुल अदर कंटिनेंट के जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो वो लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लाख सालों से 9 डेथ एंड 1 लाख के टेरिटरी में चुपकर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर किस तरीके से इसकी हालत हो गई होती है और कह रहा होता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं कितना ज्यादा पिटीफुल हूँ, मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि अलग कंटिनेंट में जा सकूँ और बिना सिस्टम की मदद से अगर मैं यहाँ बाहर जाता भी और घूमता भी तो मुझे दूसरे के द्वारा जरूर मार दिया जाएगा। तभी सिस्टम फिर से बताता है और क्या लगता है कि एक्चुअली में बात दरअसल ये है कि सिस्टम ने इस बेवकूफ को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कई बार, वो भी एक बार नहीं हजारों बार, ये बंदा इनविजिबल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे कोई भी हरा नहीं सकता इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में। लेकिन ये इस बंदे को इस बात पर पूरा का पूरा भरोसा है ही नहीं और अब ये इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि ये ऐसे सपने देखने में लगा हुआ था कि कोई भी इसके पीछे से आकर मार देगा। जहाँ पर ये हमारा एमसी मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि अब तो मुझे 1 लाख सालों से इस तरीके के नाइटमेयर या फिर सपने आने में लगे हुए डरावने वाले, यहाँ पर कई सारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मुझे मार देते हैं, काटा पीट कर देते हैं वगैरह वगैरह। अब यहाँ तक कि जो ट्रैश सेक्ट जो कि इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट है वो भी यहाँ पर मेरे सर को काटने के लिए आ रहा है, मुझे मारने के लिए। लगता है कि वे लोग अब मुझे सीरियसली नहीं लग रहे हैं। अब अगर ऐसी बात है तो अब मैं अपनी कैजुअल पाम स्ट्राइक से उन सभी को ब्लास्ट कर देता हूँ तो कैसा रहेगा। और तभी अचानक से जैसे ही हमारा एमसी अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और नोटिफिकेशन आने लगता है कि डिंग डिंग सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, सेक्टर सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है और सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और नए टास्क इस सिस्टम के द्वारा क्रिएटेड की जा चुके हैं और टास्क का नाम रहेगा तो मैं कंप्लीट करने होंगे 6 ट्रायल्स को जिससे पहले कि तुम नेक्स्ट कंटिनेंट की तरफ बढ़ो। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि फाइनली हमारे एमसी का जो सिस्टम है वो वापस आ चुका है 1 लाख साल बाद। और जब उसे यह पता चलता है कि इसे 6 ट्रायल कंप्लीट करने होंगे अगर उसे नेक्स्ट कंटिनेंट में जाना है तो, और उसका जो पहला ट्रायल है उसे अपने डिसेंडेंट लुओ क्विंचन की मदद करनी होगी उसके सेट के क्राइसिस को दूर भगाने के लिए। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारा जो होस्ट यानी कि हमारा एमसी डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर सकता है इनकी फाइट में और इसके अपने जूनियर डिसिपल को खुद उसके मैटर को सॉल्व करने के लिए कहना होगा। और अगर तुम इसे कंप्लीट कर लेते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हारा जो डिसिपल है वो अगर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रही तो तुम्हें भी उसके लिए कल्टीवेशन रिवॉर्ड मिलेगा। जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रखो, मेरा जो सिस्टम है वो रिबूट हो चुका है और नए टास्क आ चुके हैं। अब फाइनली मेरा सिस्टम अपग्रेड हो चुका है, अब मेरा चांस नहीं आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं नेक्स्ट कंटिनेंट पे जा सकता हूँ फाइनली। तभी जब सिस्टम उसे टास्क देता है तो हमारा उससे पूछने लगता है क्या तुम होस्ट इस टास्क को एक्सेप्ट करना चाहोगे। तभी एमसी उससे एक्साइटमेंट से भर जाता है और रोते उससे कहने लगता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, जरूर इसे एक्सेप्ट कर लो। और जब क्विंचन अपने एंसेस्टर को इतना ज्यादा खुश देखने लगती है तो उसको बुलाने लगती है, लेकिन हमारा एमसी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम की पैनल पर देखने में लगा हुआ है क्योंकि इसे 1 लाख साल हो चुके हैं सिस्टम को आए हुए। जब वो इस तरीके से सामने की तरफ घूरने लगता है तो क्विंचन मन में सोचते हुए कहने लगती है कि आखिरकार मेरे जो एंसेस्टर है वो मुझे इस तरीके से क्यों घूरने में लगे हुए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जी मुझ में इंटरेस्ट दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे बीच का जो गैप है, एज का गैप है, वो बहुत ज्यादा है, क्या ये मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे। जब ये एक्सेप्ट के बारे में सोच ही रही होती है लेकिन हमारा एमसी तुरंत एक्सेप्ट बोल देता है जिसको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि हमारा एमसी उसका हाथ भी तो पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है अब जबकि मेरा जो सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है तो अगर मैं अपने डिसेंडेंट को कल्टीवेट करवाता हूँ ना, ब्रेक थ्रू करवाता हूँ तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा उसके बदले में। और यहाँ तक बात करें इसकी प्रॉब्लम के बारे में तो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लगता है कि जो लुओ कुंचन है
उसे अपने आप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। दूसरी तरफ क्विंकचन मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि जो हमारे एंसेस्टर है, क्या वो अपने प्यार का इजहार मुझसे करने में लगे हुए हैं और स्टार्ट करने वाले हैं फॉरबिडन मास्टर एंड इज़िबल की रिलेशनशिप। आखिरकार मैं इस तरीके की इनएप्रोप्रिएट प्लॉट लाइन को किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकती हूँ। चलो हम लोग अपने बच्चे का नाम, चाइल्ड का नाम है चैंग चैंग रखेंगे। इस बंदी ने तो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लिया होता है, अपने ही ख्याली प्लाव में लगी होती है ये तो। तभी हमारे एमसी उसके काफी नजदीक आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे क्या लगता है कि वैसे एक बात बताओ लुओ चैंग क्वेंग चैंग, जो तुम्हारा जो एंसेस्टर है वो काफी द हार्ड है, क्या तुम भी हार्ड हो? ये सुनने के बाद वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाने लगती है और पूछने लगती है कि किस हार्ड के बारे में बात कर रहे हो। तभी उसका एंसेस्टर उससे क्या लगता है कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम अच्छा वेपन बनाना चाहते हो आयरन से, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम लोहे पर अच्छे से चोट नहीं पहुंचा पाओगे। क्या तुम्हें मेरे प्रिंसिपल के बारे में समझ में आया? तो मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जो मैटर जितने भी उसके अफेयर्स में या फिर सेट के मैटर्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला। तुम्हें ये मैटर खुद से ही सॉल्व करने होंगे और ये एंसेस्टर तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। जब क्विंकचन को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने आप को शांत करते हैं और उससे क्या लगती है, ओ तुम्हारे कहने का मतलब इस बारे हार्ड का मतलब था, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी, ओह क्या सोच रही है। तभी एंसेस्टर पूछता है कि अभी भी तुमने क्या कहा, लेकिन अगले ही पल क्विंकचन काफी उदास होने लगती है और कहने लगती है कि लेकिन एंसेस्टर जो इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट है उनके सेक्ट में कॉन्गिटल स्वॉर्ड फाइटिंग बॉडी है, अगर उसने मुझ पर अटैक भी कर दिया ना तो मैं उसके 3 मूव्स को भी नहीं झेल पाऊंगी। और अगर आप कह रहे हो कि मैं अपने दम पर उस पूरे के पूरे सेट को बचा, अगर मैं उसे बचाने के लिए जाती हूँ अपनी पावर बेस पर तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है, घबराते हुए उससे कहने लगता है कि ओ ऐसी बात है क्या? लगता है कि जो हमारा जो ओपोनेंट है उसके पास इनिशिएट स्वॉर्ड फाइटिंग बॉडी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा जो एंसेस्टर है वही कुछ कर सकता है। जब इतना कहता है तो क्विंकचन मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो एंसेस्टर है क्या वो मेरे बारे में चिंता दिखाने में लगे हुए हैं और वो ये सोचती है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में इनसफिशिएंट है उनसे मुकाबला करने के लिए, और इसलिए वो मुझे पावरफुल बनाने के लिए कुछ डिवाइन स्किल्स पास करना चाहते हैं, मुझे सिखाना चाहते हैं या फिर कोई ट्रेजर देना चाहते हैं ताकि मैं उनसे जाकर डायरेक्टली फाइट कर सकूं। जो मेरे एंसेस्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड गॉड है, लेकिन हमारा एमसी तो उससे क्या लगता है कि तुम्हारा जो एंसेस्टर है वो तुम्हें कुछ कपड़े देगा, जब तुम इन कपड़ों को पहन लोगी तब तुम इन कपड़ों में और भी ज्यादा बेटर लगोगी उस चीप फाइटिंग बॉडी के मुकाबले में, तो बहुत ज्यादा बेटर। ये बात सुनने के बाद वो लड़की क्विंकचन पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि इसे तो लगता है कि ये बंदा नॉर्मल कपड़े देने वाला है उसको। तभी हमारा एमसी उसका हाथ पकड़कर उसे घसीट कर वहां से ले जाने लगता है। उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने एंसेस्टर के साथ चलना होगा, तुम्हारा एंसेस्टर तुम्हारे कपड़े चुनने में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन वो लड़की जाने के लिए तैयार नहीं होती क्विंकचन। उसे लग रहा होता है कि ये तो सब नॉर्मल क्लॉथ होंगे, आई कपड़े होंगे, और मन में सोते हुए रोते हुए कहने लगते कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ और मुझे यहाँ पर कपड़ों के बारे में कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई फर्क पड़ता भी है अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं या फिर नहीं पहनूं? नहीं, जरा 1 मिनट रुको, शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरे एंसेस्टर है मुझे बरियल आउटफिट देने में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे एंसेस्टर चाहते हैं कि मैं मरूं तो डिग्निटी के साथ मरूं, और ये अपने ही ख्याली पुलाव बनाने में लगी हुई है। और तभी हमारा एमसी अपनी एक चुटकी बजाकर उसे एक ऐसे स्पेस में लेकर आ जाता है जो पूरी डिफरेंट होता है ओरिजिनल वर्ल्ड से, जिसको देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और एंसेस्टर से पूछने लगती है कि आखिरकार ये सब क्या चीज है एंसेस्टर। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि ये मेरा क्लॉसेट है, यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को रखता हूँ। और तभी हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी लोग मेरे ध्यान से सुनो, जहाँ पर मेरा जो डिसेंडेंट है उसे यहाँ पर कुछ कपड़ों की जरूरत है, तो आखिरकार उसे कौन फॉलो करना चाहेगा। तभी वहाँ पर 4 बेस्ट दिखने वाले सूट्स आ जाते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं, जिसको देखकर क्विंकचन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगते हैं कि ये सभी के सभी वाकई में क्लॉथ्स है। आखिरकार ये सभी के सभी क्लॉथ्स कैसे हो सकते हैं? इन्हें देख तो साफ साफ पता चलता है कि जो 4 सिंबल है जो कि बैटल आर्मर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एलिमेंट्स आते हैं फायर, वाटर, विंड एंड अर्थ, और इन चारों में अगर कोई भी सूट मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशिएट स्वॉर्ड बैटल आर्मर से काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर इनमें से मुझे कोई भी सूट मिल जाता है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ उससे निपटने के लिए, और मैं काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाऊंगी। और एकदम से एक्टिंग बनने की कूल बनने की एक्टिंग करने लगती है और फिर से अपने ख्याली दुनिया में खो जाती है और कहने लगती है, उसे लगती है कि किस तरीके से अगर इससे सूट मिल जाता है तो वो किस तरीके से एक्टिंग करेगी। और तभी वो अपने एंसेस्टर से रोती है, उससे कहने लगती है कि एंसेस्टर मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, जो कि फायर सूट होता है। लेकिन हमारा एमसी तो और भी ज्यादा तगड़ा निकलता है, वो एक लात मारता है चारों के चारों सूट को और वो सभी के सभी सूट वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी एमसी चिल्लाते हैं, उनसे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरा जो डिसेंडेंट है वो तुम जैसे फालतू और अगली जैसे दिखने वाले सूट को पहनकर जाएगा, वो भी अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए। तुम जल्दी से दूसरा बैच बुलाकर लेकर आओ, मुझे इस तरीके के सूट चाहिए जिसे पेरिस फैशन वीक में भी पहना जा सके। जहाँ पर जब क्विंकचन इसे अपने एंसेस्टर को अपने इस पावरफुल सूट को डिस्ट्रॉय करते हुए देखती है तो उसका दिल टूट जाता है और कहने लगता है क्या अभी अभी मेरे एंसेस्टर ने जहाँ पर अभी अभी इस सभी के सभी इतने ज्यादा पावरफुल बैटल आर्मर जितने भी सिंबल्स है बैटल आर्मर के उन्हें अपने एक फुट से डिस्ट्रॉय कर दिया? क्या मैंने अभी भी सही देखा? तभी वहाँ पर पर्पल कलर जैसी एनर्जी निकलने लगी और कुछ नए सूट्स आ जाते हैं, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और बटरफ्लाई से दिखने वाला एक सूट उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि ये तो प्रोमिडल एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी। और मन में सोचते हम सभी को बताने लगती है कि लेजेंड्स में कहा जाता है कि 10,000 साल पहले ये एक पॉइजनस ऑरा, वो भी प्रोमिडल एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी के साथ पूरे के पूरे माउंटेन को तबाह कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर को बचाने के लिए। और जिसके पास भी ये बॉडी थी उस वक्त उसने अकेले बंदे ने
कम से कम हजारों लोगों से फाइट की थी और सेलेस्टियल असुरास कई सारे खड़े होने के बाद भी जीत गया था उनसे, और बिना सिंगल इंजरीज के बाद भी, और पूरी की पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था उस वक्त। और अगर मेरे पास इस तरीके की बॉडी मौजूद हुई तो क्या मैं भी इनविजिबल बन जाऊंगी? और वो फिर से एक बात फिर से ख्याली प्लाव बनाने लगती है और उस सूट को हासिल करने के लिए अपने एंसेस्टर से कहने लगते कि मुझे ये वाला सूट चाहिए। लेकिन हमारा एमसी उस सूट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे कहने लगता है कि लड़कियों को कभी इतने ज्यादा रिवीलिंग क्लॉथ्स या कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसको देखकर वो लड़की और भी शॉक हो जाती है क्योंकि हमारा एमसी तो उसे कुछ भी सूट सिलेक्ट करने नहीं दे रहा, सब तो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो इतनी ज्यादा उदास हो जाती है कि रो वहाँ पर रोते हुए उससे कहने लगती है अपने आप मन में सोचते हुए कि प्रोमिनल एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी ये एक ऐसी रेयर साइट है पूरे वर्ल्ड में, उस इतने ज्यादा पावरफुल और रेयर सूट को, इतने ज्यादा रेयर बॉडी को यहाँ पर हमारे एंसेस्टर के द्वारा एक स्लैप में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है और वो खत्म भी हो गया भाई। तभी ऐसे एक एक करके लाइन से कई सारी बॉडीज आती हैं, लेकिन हमारा एमसी उसे एक भी देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसे भी पसंद नहीं आता। और जब वो कुंचन अपने सामने इतने ज्यादा बढ़िया सूट्स को डिस्ट्रॉय होते देखती है तो वो उसे सहन नहीं कर पाती और उसे कहने लगता है कि एंसेस्टर आखिरकार आप इतने ज्यादा बैटल आर्मर्स को डिस्ट्रॉय क्यों करने में लगी हुई हो? जो मेरा तुच्छ सा छोटा सा जो हार्ट है वो मेरा दिल इसको सहन नहीं कर सकता और ज्यादा। तभी अंत में आकर हमारा एमसी एक सूट उसके लिए चुन लेता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और वो रोते रोते उससे क्या लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार आप मेरे लिए क्या चुनते हो, बस आप और तो डिस्ट्रॉय मत करो प्लीज, आपसे मैं भीख मांगती हूँ। और आप जो भी मेरे लास्ट बैटल सूट आएगा मेरे लिए, आप जो चाहे वो चुन सकते हो, लेकिन प्लीज डिस्ट्रॉय मत करो, आप जो भी दोगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। तभी एमसी उसको वो सूट देता है और उससे क्या लगता है कि जो सूट है वो थोड़ा सा फेस्टिव लग रहा है और जो कलर है वो तुम्हें सूट करेगा, और वो तुरंत इस बात से एग्री हो जाती है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि एंसेस्टर मैं वाकई में पिकी नहीं हूँ, आप जो भी दोगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ और मुझे खुश करना भी काफी आसान है। तभी हमारा एमसी उसको देखता है और उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये सूट दे तो दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि तुम इस सूट को झेलने में कामयाब रहोगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आउटफिट तुम अपनी बॉडी पर डालोगी तो तुम्हें इस एक ही एनर्जी के द्वारा पूरी तरीके से जला दिया जाएगा और फ्लेम से तुम जलकर राख हो जाओगी। ये सुनने के बाद क्विंटन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मन में सोचते हुए क्या लगती है कि जो फर्स्ट एंसेस्टर है वो बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हैं, जबकि मेरा जो कल्टीवेशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा लो है। अगर मैं फोर्सफुली अपने आप को इस बैटल बॉडी के साथ फ्यूज करने की कोशिश करती हूँ तो मैं पूरी तरह से तबाह हो जाऊंगी। क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? और अगर मैं वाकई में इस आर्मर को पहनना चाहती हूँ तो मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा मर नहीं सकती हूँ। मैं आखिरकार आखिरी उम्मीद हूँ अपने इस सेक्ट की, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाती हूँ तो मेरा जो सेक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि भले ही मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े, तो मैं इसको डिसाइड करने के लिए तैयार हूँ, मुझे करना होगा। और वो फाइनली उससे एग्री हो जाती है और क्या लगता है फर्स्ट एंसेस्टर मैं सूट को लेना चाहूंगा। तभी वो एंसेस्टर वो सूट उसे पहना देता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सूट को पहन कर देखो और बताओ कि ये फिट होता है तुम्हारी बॉडी पर या नहीं होता है। ये जो आउटफिट है वो तुम्हारी बॉडी पे अच्छी तरीके से फिट तो हो ही जाएगा, ये तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। तभी जैसे उसका जो बैटल सूट है उसको फिट होता है तभी उसकी बॉडी में अजीब तरीके से एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर क्विंटन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है एंसेस्टर ये सब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हॉट भी महसूस होने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी अपनी 2 उंगलियां उसकी तरफ करता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें रेजिस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट टाइम पर तुम्हें थोड़ा बहुत चोट पहुंचाएगा, थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। जहाँ पर हमारा एमसी इस बैटल सूट के बारे में बताता है कि यह एक ग्रेट सन यांग गॉड बॉडी है जिसने बैटल बॉडी की रियलमी को भी सरपास कर दिया। जहाँ तक जो छोटे जाए तुच्छ से इनिशिएट लो ग्रेड के बैटल बॉडीज थी वो इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। और जैसे ये बैटल बॉडी हमारी क्विंटन के साथ मर्ज होना चालू कर देती है तो उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी निकलने के कारण उसे अजीब तरीके का पेन मिलने लगता है जिसको वो सहन नहीं कर पा रही होती। जहाँ पर उसको देखते हुए हमारा एमसी उससे कहने में लगा हुआ था कि अगर एक बंदा ग्रेट सन यांग गॉड बॉडी को कल्टीवेट कर लेता है, उससे मास्टर कर लेता है, तो वो एक ऐसे रास्ते पर चलेगा जहाँ पर वो पूरी तरीके से इनविजिबल बन जाएगा। और कोइंसिडेंट वाली बात तो देखो, जो जियाओ लू है जाने की क्विंटन है हमारी, वो पजेस करती है फायर एट्रीब्यूट को, तो वो उसके लिए इसकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही चॉइस है ये बॉडी। और तभी वो बैटल बॉडी हमारे क्विंटन के बॉडी के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाती है और उसके माथे पर एक सन का निशान आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि फाइनली ये बैटल बॉडी मेरे साथ फ्यूज हो चुकी है मास्टर, आई मीन एंसेस्टर, ये तो वाकई में ग्रेट सन गॉड बैटल बॉडी है। जब ये बात उसे पता चलती है तो वो खुशी के मारे कति बौखला जाती है और अपने सर को हमारे एमसी के सामने झुकाते उससे कहने लगती है कि आपकी जो डिसेंडेंट है लुई क्विंटन, आप अपने एंसेस्टर को पाव करती है, आपने जो मुझे ये गिफ्ट दिया है, जो बॉडी दी है उसके लिए। ये बात सुनने के बाद उस अपना एंसेस्टर उससे क्या लगता है कि तुम सबसे पहले तो खड़ी हो जाओ, ये सब तो बस एक छोटे मोटे कपड़े थे, अगर तुम मेरा धन्यवाद वाकई में कहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट को निपटाना होगा और हमारे सेट की जो ग्लोरी है उसे वापस लाना होगा। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि हे सिस्टम, जो मैं इसे गिफ्ट के तौर पर कपड़े देने में लगा हुआ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे किसी भी रूल को तोड़ दिया हो, क्योंकि जो कपड़े हैं उसने जानबूझकर अपने अच्छा अनुसार इसकी बॉडी को आई मीन इस कुंचन को फॉलो करने में लगे हुए हैं और इसमें ऐसा काउंट नहीं होता है कि इसे मैंने दिया है। तभी वो सिस्टम मुझसे क्या लगता है कि हाँ नहीं काउंट किया जाएगा। और इतना सब कहने के बाद हमारी जो कुंचन होती है वो अपने एंसेस्टर से कहने लगती है कि एंसेस्टर अब मुझे अपने सेट पर सबसे पहले तो वापस जाना होगा, क्योंकि हमारे सेट की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है और आपकी जो जूनियर है वो अपने आपको मिलने के लिए वापस जरूर आएगी और आपका धन्यवाद जरूर करेगी एंसेस्टर। तभी हमारा एमसी उसे रोकता है, उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, तुम्हें इतनी जल्दबाजी भी क्यों पड़ी है वहां पर जाने के लिए, यहाँ पर अभी भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हें लेनी है। ये बात सुनने के बाद वो कतई एक्साइटमेंट से भर जाती है, क्योंकि वो ये बात भी ये भी समझती है कि इसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा और वो तुरंत पीछे मुड़कर उससे कहने
लगता है कि आखिरकार क्या हुआ एंसेस्टर, अगर यहाँ पर कुछ भी चीज की आपको जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दूं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इधर मन में सोचते हुए कहने में लगे हुए थे कि जो भी यहाँ पर एंसेस्टर मुझसे कहते हैं वो कोई ना कोई तो बिग डील जरूर होती है, मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट जरूर होगा। और जब इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ देखता है हमारा एमसी तो अपने गर्दन घुमाते उससे कहने लगता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अपेयरनेस, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये बात बस इतनी सी है, तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो। ये बात सुनने के बाद हमारा जो कुंचन होती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कुंचन है वो उसके लिए खाना बना देती है और वो भी मेड आउटफिट में। और मन में सोचते हुए कहने लगे कि हमारा जो सेक्ट है वो लाइफ एंड डेथ की क्राइसिस से गुजरने में लगा हुआ है और मेरे जो एंसेस्टर है वो मुझसे खाना बनवाने के लिए कहने में लगे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इससे वियर्ड दिखने वाली जो आउटफिट है ये मुझे पहनाने में लगे हुए हैं। इसको पहनने के बाद मुझे वाकई में बहुत अजीब महसूस हो रहा है। जहाँ पर वो खाना बनाने के बाद अपने एंसेस्टर से कहने लगते हैं कि आपका खाना रेडी है। जो जूनियर है वो अपने साइड को बचाने के लिए वापस जाने की आपसे परमिशन मांगती है, जहाँ पर हमारा एमसी उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें आखिरकार किस बात की जल्दी पड़ी हुई है। हमें ऐसे भी काफी तो समय हो चुका है जब से मेरे साथ किसी ने भी इस यहाँ पर ये डिनर नहीं किया है। तुम्हारे इस एंसेस्टर के साथ हमेशा से ये एंसेस्टर अकेला ही खाते हुए आ रहा है, तुम यहाँ पर बैठकर मेरे साथ ये थोड़ा सा लोकल पॉक खा सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो शर्माते हुए उससे कहने लगते कि ओल्ड एंसेस्टर मैं वाकई में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मैं वाकई में खाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। लेकिन हमारा एमसी उसे जबरदस्ती करके उसे वो पोर्क खिला देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पोर्क खाती है तो उसके अंदर की एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये तो शिट, ये कोई अर्दन पॉक नहीं है बल्कि मैं हॉली यूनिकॉर्न मीट है। और बात करें इस मीट की क्वालिटी के बारे में तो ये पूरी तरह डिफरेंट है जो कि मैंने पहले खाई थी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। मैंने बस इसको चखा है और इसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलने में लगी हुई है, प्योर फायर स्पिरिट पावर, जो कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में लगी हुई है। और मन में सोचते हुए हमको बताने लगती है किस तरीके से हमें बताया जाता है कि 1 लाख साल पहले जो पॉइजन असुरा मदर थी, उस पॉइजन असुरा की जो मदर थी वो काफी ज्यादा बीमार थी, तो उसने अपनी मदर को बचाने के लिए यूनिकॉर्न को हंट करना चाहता था ताकि वो अपनी मदर को बचा सके। और उस वक्त वो कल्टीवेशन के पीक पर था, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उस कुलियन के द्वारा उसे फोर्स कर दिया गया था वहां पर 3 साल तक रुकने के लिए, जहां पर वो उसके लिए कॉमेडी जो कर उन चारों को सारे सभी कुलियंस को हंसाना पड़ता है उसकी कॉमेडी करने के लिए। इससे ये बात साबित होती है कि जो यूनिकॉर्न्स होते हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और कितनी ज्यादा रेयर होते हैं और उनका यूनिकॉर्न का मीट भी कितना ज्यादा प्रीसियस होता है। इसको खाने के बाद कतई वो गदगद हो जाती है, एकदम से उसका दिल कतई खुश हो जाता है कुंचन का और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए देखते हुए उसको कहने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे की दिक्कत क्या है, क्या इसके गर्दन में अटक चुका है वो खाना। और तभी वो पानी पिलाते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे गर्दन में फंस चुका है गले में तो तुम ये पानी पी सकती हो, जिसको देखकर वो पुए के उससे कहने लगते कि एंसेस्टर कोई बात नहीं एंसेस्टर, ये जो जूनियर है उसे प्यास नहीं लगी है। लेकिन हमारा एमसी उसे जबरदस्ती अपने हाथों से वो पानी पिला देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा एंसेस्टर को ऐसा लगता है कि तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें ये पीना होगा। लेकिन जैसे वो पानी पीती है तो उसके अंदर की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसको देखकर वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वाटर, ये किस तरीके का पानी है भाई, किस तरीके का वाटर है, ये तो साफ साफ पता चलता है कि ये क्लियरली जेड डिवाइन वाइन है। और तो और सिर्फ जेड आई मीन जेड ड्रॉप नहीं है, सिर्फ एक बूंद नहीं है जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन की, बल्कि वो पूरा का पूरा कप है और पूरा का पूरा कप ही भरा हुआ था जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन से। और जो एक ड्रॉप होती है जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन की वो होती है टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्प्रिट स्टोन के बराबर। और हमारा जो फॉरगॉटन इमोर्टल सेक्ट है उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप मौजूद थी और उसे हासिल करने के लिए तो न जाने एक उम्मीद है हमारे सेट को बचाने के लिए, पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी अगर किसी को पता चल गया इसके बारे में। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर है उन्होंने मुझे पूरा का पूरा भरा हुआ कप दे दिया। इससे ये साबित होता है कि मेरे जो एंसेस्टर है वो मुझसे वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और तभी वो वापस से अपना सर झुका लेती है, उससे क्या लगता है कि ओल्ड एंसेस्टर जो आपने मुझे जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन दी है वो वाकई में बहुत प्रीसियस है और आपकी जो डिसेंडेंट है लुओ कुंगचैंग वो इसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। हमारी एमसी उससे क्या लगता है कि अगर कर तुम्हें तो इतना पोलाइट क्यों होने में लगी हुई हो, क्योंकि तुम्हारा जो एंसेस्टर है वो अभी भी उसके पास इसका पूरा का पूरा लेक भरा पड़ा हुआ है, तुम जितना चाहे उतना पानी यहाँ पर पी सकती हो। ये बात देखने के बाद वो इतनी शौक हो जाती है और सपना से भर जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है अच्छा तो अब समझ में आया, तो ये है हमारे फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर की हेरिटेज। तभी अचानक से वहां पर जोर से बिजली कड़कती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर यहाँ पर थंडर है, थंडर कोई यहाँ पर बिजली गिराने में लगा हुआ है। और मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं बोन टेम्परिंग रियलमी पर ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। इसको देखने के बाद एमसी भी उससे क्या लगता है कि अच्छा तो वो जो थंडर था वो ब्रेक थ्रू के द्वारा आया गया था, तुम ब्रेक थ्रू कर गए थे इसलिए वो थंडर आई थी। जहाँ पर वो मन में उससे कहने लगती कि एंसेस्टर मुझे लगा कि यहाँ पर एक और थंडर आने वाली है। तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि तुम्हारा डिसेंडेंट लुओ कुंगचैंग वो एडवांस कर चुकी है, ब्रेक थ्रू कर चुकी है। रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट को 10,000 ईयर की स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तभी वहाँ पर आसमान में अजीब तरीके की बिजली कड़कने लगती है और कई सारे ड्रैगन्स आकर हमारे एमसी के अंदर एनर्जी भरने लगती है और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी एक जोरदार से बिजली हमारे एमसी पर गिरती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि चेजवान वो ब्रेक थ्रू कर चुका है सेकंड रैंक पर डाउ एम्परर के। और इस बात को जानने के बाद हमारा एमसी काफी खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली 100 आई मीन 1 लाख साल ईयर बाद मैं फाइनली फर्स्ट लेवल पर डाउ एम्परर रियलमी को क्रॉस कर चुका हूँ। मैं काफी समय से इस लेवल पर फंसा चुका था और मैं फाइनली सेकंड रैंक पर पहुंच चुका हूँ। अब जबकि मेरा सिस्टम वापस आ चुका है तो फ्यूचर में मैं सीक्रेटली चुपके अपने डिसिपल्स
एनिमल्स की मदद करूंगा उन्हें लेवल अप करने के लिए, जिससे कि मुझे और भी कल्टीवेशन मिल जाएगा और मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जिसको देखने के बाद जो हमारी डिसेंडेंट कुंचन होती है वो पूरी तरीके से घबराई हुई होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो खुश होती है और कहने लगती है ओल्ड एंसेस्टर, इस वर्ल्ड में जो चेंजेस होने में लगे हो तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारे के सारे चेंजेस आपके कारण हो रहे हैं? तभी एमसी उसको काफी ज्यादा पोज मारते हैं, उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटा सा ब्रेक थ्रू था। इसको देखने के बाद वो काफी मन में सोचते हुए कहने लगते कि ये बस एक छोटा सा ब्रेक थ्रू था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया है अच्छा वाला। और उससे कहने लगते कि अगर ऐसी बात है एंसेस्टर तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो जूनियर का सेक्ट है, आपके जूनियर का जो सेक्ट है वो काफी ज्यादा इमरजेंसी में फंसा हुआ है, तो मैं आपसे जाने की परमिशन फिर से लेना चाहूंगी। लेकिन हमारा एमसी वापस से उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी हुई है, जो हमारा जो सनसेट है, ब्यूटीफुल सनसेट, तुम उसका मजा क्यों नहीं लेती हो? लेकिन भाई जो सनसेट होता है वो तो काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है मेरी नजर में, तो वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम मेरे साथ सोना क्यों नहीं लेती हो अपने एंसेस्टर के साथ, जहाँ पर वो सोना लेने के लिए आ जाती है अपने एंसेस्टर के साथ और कहने लगती है कि आखिरकार ये किस तरीके की एक्टिविटी है मास्टर, यानी कि एंसेस्टर। और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि एंसेस्टर आखिरकार मुझे इस तरीके से ड्रेसअप कर यहाँ पर क्यों बैठना पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि मेरे जो एंसेस्टर है वो किस तरीके के लीचर वगैरह होंगे, टर्की वगैरह होंगे, यहाँ पर दोनों के दोनों बैठ कर स्मोक बात लेने में लगे हुए हैं। तभी हमारा एमसी कुंचन की तरफ देखता है, उससे कहने लगता है क्या क्या तुम इस टेम्परेचर को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही हो? आखिरकार इसी तो सोना कहते हैं हम लोग। क्यों ना तुम्हारा एंसेस्टर तुम्हें बढ़िया सी कहानी सुनाए जिससे कि तुम अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर सको दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन बात कुछ और होती है, कुंचन यहाँ पर शर्माने में लगी हुई होती है स्त्री कपड़े पहनकर अपने एंसेस्टर के साथ स्मोक बात लेने के लिए, और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो मेरे एंसेस्टर है वो वाकई बहुत कंसेंट्रेट है। अब समझ में आया कि जो मेरे एंसेस्टर है वो एक्ट करने में लगे हुए हैं किसी लीचर की तरह, लेकिन ये अपने दिल के अंदर काफी तो जेंटल है। जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरी जो नर्सरी रिदम है वो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, और बात करें इसके नेम के बारे में तो वो शाय कोहैबिनेशन है, और ये पॉजिटिव एनर्जी की स्टोरी के बारे में बताता है यहाँ पर किस तरीके से एक लोनली मैन और एक विडो वुमन एक ही रूम में रहा करते थे, बंद हो गए थे या फिर को भी हो, और ये कहानी काफी ज्यादा समय पहले की। ये बात सुनने के बाद उसके पूरी तरीके से फ्यूज उड़ जाते हैं और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ज्यादा 1 मिनट रुकिए, आखिरकार हमारा जो एंसेस्टर है वो किस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी स्टोरी मुझे सुनाने में लगे हुए है। इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि जो डायरेक्शन है स्टोरी की वो वहां जाने वाली है, जो कि येलो टेक्स्ट है। आप समझ जाओ ना क्या कहने का मतलब है। खत्म भाई खत्म। तो जो एंसेस्टर है वो वाकई में एक लीचर निकले, ठरकी निकले 1 नंबर के, और जिस तरीके से वो मौसम को बनाने में लगे हैं, एनवायरनमेंट को, माहौल को बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं एक टाइगर के माउथ में आकर गिर चुकी हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करती है कि जो स्मोक उसके बॉडी के आसपास जाने में लगा हुआ है वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी को आसपास से घेर लेता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता, पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है, और तभी उसे देखने के बाद कहने लगती है कि नहीं, ये कोई वाटर वेपर नहीं है, बल्कि मैं बहुत ज्यादा रिच और सब्सटेंटिव हो रहा है। और बात करें इसके लेवल, रिचनेस की लेवल के बारे में, तो मुझे इस बात का डर है कि कई सारे 1000 टाइम्स बहुत काफी ज्यादा पावरफुल है इमॉर्टल लैंड के मुकाबले में। जहाँ पर हमारा एमसी उसे कहानी सुनाती है, उससे कहने लगता है कि मैंने देखा था कि मिस वैन को, जो लैंडलॉर्ड है, वो डिजायर के साथ बर्न कर रही थी। इसकी कहानी सुनने के बाद ये काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर हमारा एमसी एकदम बकवास वाली कहानी सुनाने लगता है। अब किस डायरेक्शन में वो कहानी की स्टोरी जा रही है वो तो समझ गए होगे आप, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। जहाँ पर इसको इस तरीके से बोलते हुए देखती है कुंचन, तो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि अभी भी जो मेरे एंसेस्टर कहने में लगे हुए हैं वो कोई स्मॉल येलो टेक्स्ट वगैरह नहीं है, बल्कि मुझे एक लेजेंडरी एम्पर लेवल की एक्सरसाइज है। लेकिन भाई साहब, हमारा एंसेस्टर यानी कि हमारा एमसी कह कुछ और रहा है, ये समझ कुछ और रही है, और कहने लगती है कि ये 10,000 फायर बर्न्स द हेवन टेक्निक है। और बात करें इनकी रैंक्स के बारे में, स्किल्स को डिवाइड किया गया है, उसमें येलो, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवन एंड एम्पर में बांटा गया है। और बात करें इस बार स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द डिवाइन स्वॉर्ड सेट के बारे में, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ अर्थ लेवल ही मौजूद है। लेकिन अभी इस समय पर मेरे जो एंसेस्टर है वो मुझे एम्पर लेवल एक्सेस प्रोवाइड करवाने में लगे हुए हैं, और जो अपने ही ख्याली पुलाव बनाने में लगी हुई थी किस तरीके से उसके एंसेस्टर उसके साथ वो करने के बारे में सोचने में लगे हुए हैं, और सोच रही होती है किस तरीके से उसके एंसेस्टर उससे कहने लगते कि हे वुमन, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वर्ल्ड बनाने वाला हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें बुली कर सकूं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो ओल्ड एंसेस्टर है वो वाकई मुझसे प्यार करते हैं डेस्परेटली। अगर मैं इसी तरीके से काइंडनेस लेती रही अपने एंसेस्टर की तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मुझे प्रैक्टिस करना होगा जल्द से जल्द इसको। और ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ गलत सोचने में लगी हुई, ऐसा रियलिटी में नहीं है। यहाँ पर हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है तो कहने लगता है कि ओ, इसका मतलब फंक्शन को उस बारे में पता चल चुका है जो मैं उसे सिखाना चाहता था। और सिस्टम से कहने लगता है कि सिस्टम, मैंने यहाँ पर जानबूझकर डायरेक्टली उसे कुछ भी नहीं सिखाया, मैं बस अपने डिसेंडेंट के साथ डिनर कर रहा था, सोना ले रहा हूँ और एक स्टोरी सुनाने में लगा हुआ हूँ, जिससे कि सिस्टम को गुस्सा आ जाती है। ओके भाई, सिस्टम को ट्रिक कर रहा है हमारा एमसी यहाँ पर। और तभी समय आता है यहाँ पर कुंचन के वहां पर जाने की, यहाँ पर हमारा एंसेस्टर उससे कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो जियालुओ। तो गाइस इसको जो जियालू कहकर बुलाता है लुओ कैंगचन की जगह पर, बात एक ही है, और कहता है कि एंसेस्टर के पास अब तुम्हारे लिए, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब तुम अपने सेक्ट पर जा सकती हो जब चाहो तुम। जहाँ पर कुंचन उसका धन्यवाद करती है, उससे कहने लगती है कि आपने जो भी मेरे लिए किया है एंसेस्टर, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी। और अब जबकि मैं उस वाना रूम में रह चुकी हूँ कल, तो उसके बाद से जो मेरी कल्टिवेशन है ब्रेक थ्रू कर चुकी है, वो भी नरिश स्पिरिट रियलमी पर। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि मेरे जो ओल्ड एंसेस्टर है मुझे यहाँ पर उन्होंने क्यों रखा था, ताकि मेरी जो स्ट्रेंथ है
वो बढ़ सके और इतनी ज्यादा बढ़ सके कि मैं उस डिवाइन स्वॉर्ड सेट के साथ फाइट कर सकूं। तभी हमारा एंसेस्टर एमसी एक और बार कुछ निकालते उसे गिफ्ट देता है और उससे क्या लगता है कि वैसे एक बात मुझे याद आई है, वहां पर तुम्हारे सेट पर जाने के लिए काफी ज्यादा लंबा रास्ता है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए ये काव तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कहीं भी रास्ते में भूख लगे तो तुम इसे बारबेक्यू करके पकाकर खा सकती हो। इसे तुम देखने के बाद वो काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है और कहने लगती है कि वाओ एंसेस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मन में सोचते हैं, कहने लगती है कि आखिरकार ये जो काव है मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है। यहाँ पर कुंचन उस काव को लेकर वहां से चली जाती है और हमारा एमसी रोने लगता है और रोते रोते कहने लगता है कि तुम ध्यान से घर पर पहुंच जाना और मुझसे भी मिलने के लिए कभी कभी आते रहना। जहाँ पर उसे जाती है वो ये भी बताता है कि अब जबकि जियाओलू के पास इतने ज्यादा लोकल प्रोडक्ट पहुंचा दिए हैं, कल्टीवेशन भी मैंने बढ़वा दी है, जब तक इसकी किस्मत खराब ना हो और कुछ अजीब सी वियर्ड चीज से इसका मुकाबला ना हो तब तक इसे कोई भी नहीं हरा सकता। और मुझे लगा कि इतना काफी होगा डिवाइन स्वॉर्ड को हराने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो कपड़े पहना होता है बाकी कपड़े भी उतार कर बाहर फेंक देता है और कहने लगता है कि अब मैं फाइनली, अब जियाओलू यहाँ से जा चुकी है तो मैं अंडर पांच में जाकर घूम सकता हूँ और प्ले बिग बर्ड, बिग बर्ड वाला कोई गेम होगा वो ले कर सकता है। और ये कुछ और नहीं बल्कि में वही स्पैरो होती है, इसके साथ वो खेलना चाहता है, पर्पल लेदर स्पैरो। यहाँ पर सिस्टम भी कह रहा होता है कि ये भाई मेरा होस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। तभी हमें डिवाइन इमॉर्टल स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे कहने में लगा हुआ था कि जो चीज मुझे चाहिए थी क्या तुम वो चीज मेरे लिए लेकर आए। यहाँ पर दो बंदे उससे झुकते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मास्टर, आपके जो सबॉर्डिनेट है वो इस बात के लिए अशेम्ड है कि हमने एक चीज को तो मिस कर दिया, लेकिन आपको जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी हम उस चीज को आपके लिए लेकर आ चुके हैं। लेकिन जो हाउ यू ए किंगडम है उन्होंने वहां पर आपको मारने के लिए किसी को भेजा हुआ और रेड कलर की और ब्लैक कलर एनर्जी उसमें से निकल रही होती है उस बॉल में। वो बॉल उड़ती उड़ती उस लीडर के पास पहुंच जाती है और उस बॉल को लेने के बाद वह बंदा काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि सच में ऐसी बात है कि अब जबकि ये ट्रेजर है वो मेरे हाथों में आ चुका है, अगर वे भले ही तुम्हारा पीछा भी करते हैं तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को दावत देंगे और कुछ भी नहीं, और मेरे हाथों से मारे जाएंगे। और ये बंदा ही होता है डिवाइन स्वॉर्ड सेट का मास्टर जो कि डाउ रियलमी पर है। और अगले ही पल जैसे ही ये बंदा उस बॉल को छूता है तो उस बॉल में से अजीब तरीके की एनर्जी निकलती है, उसकी बॉडी में चली जाती है और उसकी बॉडी में अजीब तरीके की महसूस कुछ होने लगता है उसको, जिसको देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगा कि आखिरकार तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या कर दिया, तुम मेरी बिल्कुल भी डिवाइन स्वॉर्ड सेट से नहीं। मैं डिवाइन स्वॉर्ड सेट जियान बूमिंग का लीडर और मास्टर होने के नाते तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम जल्दी से मेरी बॉडी को मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अचानक से वो अपने ही हाथों से अपने को मारता है और उसकी गर्दन वहीं पर घूम जाती है और अगले ही पल पता चलता है कि उसकी सोल वहां पर स्विच हो चुकी है और वो पूरी तरीके से बदल चुका है बंदा। इसकी बॉडी के अंदर किसी और सोल ने कब्जा कर लिया है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतने रूड क्यों रखे हो, अब समय आ चुका है तुम्हारी पनिशमेंट के लिए, तुम तो वाकई में बहुत रूड हो रखे हो। और जो ओरिजिनल मास्टर होता है वो अपनी बॉडी को छोड़ देता है उसकी सोल और जो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगे हो, तुमने मेरे साथ ये सब क्या कर दिया है, मुझे मेरी बॉडी वापस नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मार। और तभी उसकी सोल उस क्रिस्टल बॉल में जाकर कैद हो जाती है और जिस बंदे ने उसकी बॉडी का कब्जा किया होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि पावर, फाइनली मुझे पावर यहाँ पर मिलने लगी है, लेकिन मुझे ये पावर काफी नहीं, मुझे और पावर चाहिए। और उड़ते उड़ते अपने सभी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है और कहने लगा कि तुम सभी के सभी लेकर जाओ और हमारे जो जितने भी हमारे जो सेक्ट है फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट को कल जीत कर लेकर आओ, मुझे नहीं पता, और उन सभी को मेरा नरिशमेंट बनने। ये बात सुनने के बाद उसका चेला, दोनों के दोनों चेले होते हैं वो मान जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट पर, जहाँ पर उनकी जो फॉर्मेशन होती है उन पर ताबड़तोड़ हमले होने में लगे हुए होते हैं, उनकी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट टूटने वाली होती है और जितने भी लोग उनके मुकाबला करने में लगे हुए होते हैं सेट के वो काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और चोट लग चुकी होती है, कई सारे लोग तो मारे भी जा चुके हैं। और उनमें से एक बंदा चिल्लाता है, कहने लगता है कि डिवाइन स्वॉर्ड सेट है वो यहाँ पर और लोगों को लेकर आ चुका है हमें मारने के लिए। जहाँ पर एक बंदा उड़ते उड़ते आता है उस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद और उससे लगता है कि ब्रदर एंड सिस्टर, क्या तुम सभी के सभी लोग यहाँ से बचकर भागकर नहीं निकले हो क्या। और ये कहा जाता है कि जो करंट की सिचुएशन को जानता है वो एक असली हीरो होता है। अब तुम्हारे सेक्टर मास्टर की बात करें तो वो ऑलरेडी यहाँ से दुम दगा कर भाग चुकी है, आखिरकार तुम हमारे डिवाइन स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करनी कर लेते हो बिल्कुल हमारी तरफ। ये बंदा डिवाइन स्वॉर्ड सेट का ये चैन होता है लेवल 1 का नरेश रियलमी में। अभी फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि तुम बस सपने देखना बंद करो, ये चैन तुम एक सीनियर ब्रदर हुआ करते थे हमारे, लेकिन तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर जा चुके हो अपने दुश्मन के सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, वो भी बिना हमारी परमिशन के। तुम तो हमारे सेक्टर कलंकित कर रहे हो हमारे सेक्टर और कुछ भी नहीं, तो मैं तुम्हें ये करता हूँ, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। ये बंदा सही बात सुनने के बाद ये जोर जोर से हंसने लगता है, उससे कहने लगा बाकी में ऐसा लगा कि मैं बाकी में मारा जाऊंगा, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम यहाँ पर आज मारे जाओगे। और सभी को ऑर्डर देने लगता है कि जाओ और उसको मारता भी। उस साइड का एल्डर वहाँ पर आता है, उससे कहने लगता है कि तेरी तो तू गद्दार कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की, क्या तुम्हें वाकई में समझ कर रखा हुआ है कि जो हमारा इमॉर्टल सेक्ट है वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। तभी वो बंदा कहला कि ओह मास्टर, हमें पता चलता है कि ये एल्डर कोई और नहीं बल्कि मैं बंदे का मास्टर हुआ करता और इसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी होती है। और वो बंदा कह रहा था ये चैन, क्या आपने अभी तक अपने आप को हील भी नहीं किया। तभी वो एल्डर अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और उससे कहने लगा है, क्या तुम मेरे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट के साथ कुछ करना चाहते हो, के बारे में कभी सोचना भी मत। जिसे देखकर ये चैन के पसीने छूट जाते हैं और एल्डर उस पर अटैक करते उससे कहने लगा कि अगर तुम यहाँ पर कुछ करना चाहते हो तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा। जिसको देखकर मन में सोचते वो बंदा ये चैन कहने लगता है कि ये बंदा पूरी तरीके से बड़ू पागल हो चुका है, ये अपनी लाइफ एसेंस को जलाने में लगा हुआ है ताकि वो पावरफुल बन सके थोड़े समय के लिए। जब एल्डर जी उस पर अटैक करते हैं तभी एक और नया बंदा आता है उसके अटैक को रोकने के लिए, और वो बंदा हंसते हुए क्या लगता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड बेंच वो काफी अच्छी थी। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये चीफ रिसीवर है डिवाइन स्वॉर्ड सेट का, जिसका नाम जियान ची है।
स्टेज पर है नरिश टिकट, ये तो जियांची है, जियांची। और बात करें जियांची के बारे में तो जो डिवाइन स्वॉर्ड सेट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी है, और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकम्पेरेबल है एल्डर्स के मुकाबले में। जहाँ पर एल्डर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो डिवाइन स्वॉर्ड सेट है उन्होंने अपने सभी के सभी न्यू जनरेशन के स्टूडेंट को यहाँ पर डिस्पैच कर दिया, यहाँ पर अटैक करने के लिए, जिसे अभी तक ट्रेन करना चाहिए था। क्या हमारा जो फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्ट है वो आज पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? तभी वो बंदा उस पर अटैक करता है एल्डर पर, उसे कहता है कि तुम ओल्ड ट्रेस कहीं के जिसने अपनी लाइफ उनको जलाने में लगा हुआ है, तुम इस तरीके से चलते रहो लेकिन तुम्हारी मौत पक्की है। जिसको देखकर एल्डर जी घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि इसकी जो पावर है वो स्वॉर्ड है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तभी उस पर उसे अटैक करने का एक मौका मिल जाता है और वो दद्दू हो जाने की उस एल्डर की बैंड बजा देता है, जिसको देखकर आसपास के स्टूडेंट रोना चालू कर देते हैं। और जो ऊपर से ये बंदा आराम से शो देखते हुए कहने लगता है कि जो सीनियर ब्रदर है वो वाकई में माइटी है, और वो बंदा उसे मारने के बाद उससे कहने लगता है कि जिसने अपनी लाइफ एसेंस को पूरी तरीके से बर्न कर लिया है, अब ब्रदर जाओ और इसकी बॉडी को कलेक्ट कर। और तभी वो बंदा उन सभी पर वापस से अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसको देखकर सभी के सभी स्टूडेंट उससे कहने लगते हैं कि तुम गद्दार कहीं के, तुम हमारे एल्डर लू की बॉडी को टच करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये बंदा के बंदर इतना ज्यादा ईगो होता है, वो कहने लगता है कि तुम सभी के सभी मेरे आंखों से हट जाओ मेरे सामने, और उन सभी के सभी स्टूडेंट पर अटैक कर देता है और उसके मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से बढ़ने लगता है उसकी तरफ, और उससे कहने लगता है कि मास्टर अब तुम मेरी मटेरियल सर्विस के लिए डिवाइन स्वॉर्ड सेट के लिए जो मेरे मेरिट पॉइंट्स है तुम उसमें तब्दील हो जाओ। यहाँ पर एल्डर लू मन में से कहने लगा कि जो सेक्ट मास्टर लू है वो ऑलरेडी 9 डेथ रियलमी में जा चुकी है, और यहाँ पर कई सारे डेंजरस मर्डर आने में लगे हुए हैं हमारे सेट, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक ऐसी फाइटिंग फोर्स बची हुई हूँ जो कि फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट को बचा सकता है। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ भगवान को भी नहीं पता कि कौन बचाए से। और तभी वो बंदा अटैक करने वाला ही होता है, तभी उसका लास्ट मूवमेंट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर वो मन में सोचते कहने लगा है क्या यहाँ पर हमारे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट के बचने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची है क्या? और जब ये बंदा एल्डर लू पर अटैक करने वाला ही होता है तभी एक उड़ती हुई एनर्जी आती है और उस बंदे को दूर फेंक देती है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, खासकर वो एल्डर। जहाँ पर पता चलता है कि ये स्टूडेंट तो यहाँ पर मारा जाएगा एक ही अटैक, इसको देखकर एल्डर लू काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगे कि क्या ये चंद एक झटके में मारा जा चुका? तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे क्वेश्चन की, और वो कहने लगते हैं कि हमारे जो 100,000 ईयर पहले 1 लाख साल पहले जो हमारा डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट है वो बस एक मॉल सेक्ट हुआ करता था हमारे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट का एक वेसल सेक्ट, लेकिन इस समय तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अपने माँ को इस तरीके से बुली करने की? और वहाँ पर कति पोज बनाती हुई आ रही होती है, और सिर्फ इतना ही नहीं जो बोल उसे खाने के लिए मिला था रास्ते में वो भी वहाँ पर पोज मार रहा होता है। जब सभी के सभी स्टूडेंट उसे देखे तो कहने लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो रिटर्न आ चुके हैं वापस उस 9 डेथ रियल में से। जहाँ पर एल्डर लू से डायरेक्टली पूछने लगते कि सेक्ट मास्टर तो आप मरी नहीं हो क्या? आपने वाकई में उस एंसेस्टर को इन्वाइट करने में कामयाब रही क्या? जहाँ पर क्वेश्चन उसे बताने लगती है खैर वो बात तो सही है कि मैंने एंसेस्टर को ढूंढ लिया, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर है वो अपनी इच्छा से उस माउंटेन से बाहर नहीं आना चाहते, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जहाँ पर तुम्हें अपने सेट को खुद अपनी पावर से बचाना होगा। किस्मत के भरोसे छोड़ दिया हमारे एंसेस्टर को। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी मुंह से खून निकल पड़ता है। तभी वो बंदा उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस फॉरगॉटन इमॉर्टल सेट की न्यू लॉर्ड जिसने अपने अभी अपनी डेथ से बचकर निकल कर आई है, और हंसते हुए बिल्कुल डरावनी स्माइल मारते उससे कहने लगता है कि एक समय पर मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा एरोगेंस थी और मैं भी वहाँ पर गया था और वहाँ पर ऑलमोस्ट मैं मर गया था, लेकिन उसी नियर डेथ एक्सपीरियंस के साथ और उसी एक्सपीरियंस की मदद से आज मैंने वहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक सीखी, क्योंकि वो जो स्वॉर्डमैन टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो मैंने उसे पूरी तरीके से नहीं सीख पाया हूँ अभी तक। अब जब तुम भी उस नियर डेथ सिचुएशन से वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ चुकी हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को झेलने में कामयाब रहोगी। मैंने बिल्कुल सही कहा। जब ये बात एल्डर लू को पता चलती है तो वो काफी शौक होती है, उससे सावधान करते हैं, कहने लगते हैं कि जो सेकंड मास्टर है वो आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो जियांची है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू जनरेशन में डिवाइन स्वॉर्ड सेट का, और ये बंदा ऑलरेडी नरेट रियलमी के 8 रैंक पर पहुंच चुका है और तुम तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट रियलमी पर हो, अभी तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती हो। सेक्ट मास्टर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लोगे। यहाँ तक कि अगर इसका जो पावरफुल वाला अटैक है अगर मैं भी अपनी फुल पावर रोकने की कोशिश करूँ, जब मैं जवान हुआ करता था तब भी मैं इसके अटैक को नहीं झेलता था। जहाँ पर वो पीछे मुड़ती और अपनी फायर पावर दिखाती है उसे कहने लगी कि तुम सभी के सभी लोग थोड़ा शांत हो जाइए, उस मैटर ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि जो एंसेस्टर है वो यहाँ पर नहीं आए हमारी मदद करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर सारा का सारा मैटर अपने इस इनकम्पिटेंट सेक्ट मास्टर पर छोड़ सकती हो, छोड़ सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कहने लगे सेक्ट मास्टर आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी वो बंदा हमारी इस क्वेश्चन पर अटैक करता है, उससे कहना है कि तुम्हारी जो तुच्छ सी फायर पावर है वो मेरी मॉन्स्टरस स्वॉर्ड इंटेंट का मुकाबला करना चाहती है, तो वो बाकी में ऐसा लगता है, और वो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने लगता है क्वेश्चन को हराने के लिए, और डेयर ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उसका जो ड्रैगन होता है वो उसकी फिनिक्स में पूरी तरीके से जलकर राख हो जाता है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। उसकी बॉडी जलने के बाद उसके नजदीक आती हुई उससे ये कहने लगे कि तुम्हारी है, तुम यहाँ पर कहने में लगे थे ये तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है, लो भाई मेरी तुम्हारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड तो मेरे पैरों में पड़ी है। लगता है तुम्हारी जो सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था उसे झेलना मेरे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, लो मैंने ऐसा कर लिया, अब क्या? और वो बंदा वहीं पर मारा जाता, और जब सभी के सभी लोग उसे देखे तो उनका मुंह फटक फटक रहता चौके मार चिल्लाते उससे कहने लगा कि सेक्ट मास्टर मो क्या आप वाकई में नरिश रियलमी पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है ऑलरेडी? ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर उससे कहने लगती है कुंचन हमारी, और उससे कहने लगता है कि जी हाँ, जो एंसेस्टर ने मुझे इनहेरिटेंस प्रोवाइड करवाई है उसकी मदद मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई हूँ, वरना मैं शायद इनका मुकाबला नहीं कर पाती, और मैं इतनी ज्यादा पावरफुल भी कैसे होती ये तो समझिए। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, और तभी कुंचन दूसरी की तरफ देखती है उड़ती हुए चमचों की तरफ, और उनसे कहने लगती है कि तुम सभी के सभी गद्दार, तुम्हारा जो ब्रदर है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, तो आखिरकार तुम भी यहाँ पर आते क्यों नहीं और मर क्यों नहीं जाते मेरे हाथों से? और तभी वहाँ पर एक फैटी आता है और उससे कहने लगता है कि किसकी हिम्मत हो गई है मेरे अप्रेंटिस को मारने की, किस बंदे ने मेरे स्टूडेंट को मार दिया है, जिसको देखने के बाद वहाँ के सभी चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि हमारे जो
ग्रेट एल्डर वो यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि जो चीफ एल्डर है जो एक्सकैलिबर सेक्ट का, जिसका नाम तांग जोंग है और हाफ स्टेप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलमी पर है, जिसको देखने के बाद एल्डर ल्यू काफी तक घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि शिट, ये तो सेक्ट मास्टर है, ये तो चीफ एल्डर है डिवाइन स्वॉर्ड सेट का तांग जोंग, और हमारे जो ओल्ड सेक्ट मास्टर है वो इसी की स्वॉर्ड से मारे गए थे, तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसको सुनने के बाद हमारी कुंचन को काफी तो गुस्सा आ जाती है, तो उससे कहने लगती है उसकी तरफ बढ़ते हुए, अच्छा तो तुम हो जिसने मेरे मास्टर को मारा था, तुम ओल्ड डॉग कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तभी वो फर्टी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे कहने लगता है कि ये तो पूरी तरह से रेडोग्लास है, यहाँ पर जो न्यू लॉर्ड है लिटिल फॉरगॉटन सेट का, वो एक्चुअली में ब्रेक थ्रू कर चुका है नरिश रियलमी पर, और तुमने इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई कि तुमने मेरे डिसिपल को मार दिया। तुम्हें लगता है, मुझे लगता है कि तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही है। तभी कुंचन उससे कहने लगे कि तुम बुड्ढे कुत्ते कहीं के, तुम इस तरीके से भौंकना बंद कर और अपनी 10,000 फायर बर्निंग हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। इसको देखकर वो फैटी कहने लगता है कि ये छोटी सी चीज क्या है, और तभी एक बहुत बड़ी फायर पावर उसकी पूरी बॉडी को जलाना चालू कर देती है, जिससे कि वो फैटी चिल्लाना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है क्या ये तो बस एक नरिश स्प्रिट। तो आखिरकार इसकी जो पावर वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तक कैसे पहुंच गई, जहां पर कुंचन उस पर अटैक करते हैं। उससे कहने लगता है कि तुम ओल्ड डॉग तांग, तुम जल्दी से बाहर में जाओ, आई मीन जहन्नुम में जाओ और वहां पर हमारे मास्टर से माफी मांग कर आओ। ये सुनने के बाद वो फैटी हंसने लगा और उससे कहने लगता है कि अच्छा सच में ऐसी बात है क्या, लेकिन वो किसी तरीके से उसकी फायर को डॉज करने में कामयाब रहता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मर जाओ। इसको देखकर कुंचन काफी तक घबरा जाता है और उसका जो अटैक होता है फैटी का, वो डायरेक्टली कुंचन पर जाकर लगता है, जिससे कि उसके चेहरे से मुंह से खून निकलने लगता है और चोटिल होने के बाद डायरेक्टली वह जमीन पर गिर जाती है। तभी वो फैटी उसकी तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से फाइट कर सकती हो, दूर से आग जला, तुम्हारा जो एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं बस स्वॉर्ड में अच्छा, तो मैं सच सच बताऊं तो मैं स्पीयर में भी बहुत ज्यादा अच्छा। और तो और बात करें स्पीयर के बारे में, तो ये डायमंड स्पीयर है जो कि इनविजिबल है, उसकी हार्डनेस को कोई भी तोड़ नहीं सकता, वो ऑलरेडी मेरे द्वारा तोड़ा आ चुका था, वो भी इस स्पीयर की हार्डनेस के कारण। अब बस मुझे तुम्हारी जो स्वॉर्ड एनर्जी है जो कि तुम्हारी जो फ्लेम से बनी हुई है वो पूरी तरीके से ग्लो कर देनी, और वो भी अपने स्पीयर अटैक के साथ। और वो तभी उस कुंचन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाती, डर जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता, तुम पूरी तरह से हेल्पलेस हो। इसे देखने के बाद कुंचन काफी तक घबरा जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि शिट, अब मैं इस अटैक को नहीं रोक सकती हूँ, मैं काफी तक कमजोर हूँ। आखिरकार हम दोनों की कल्टीवेशन के जो पावर का जो डिफरेंट है, उसके गैप को एक दूसरे के साथ क्रॉस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है, और हम दोनों की एक्चुअल कॉम्बैट पावर वो बिल्कुल भी सेम नहीं। एंसेस्टर डिसिपल, मुझे माफ कर दीजिए अपने डिसिपल। और तभी जैसे ही वो अटैक हमारे कुंचन पर लगने वाला होता है, तो छोटे जो काव हमारे एंसेस्टर ने उसे दी थी एमसी ने, वो काव आकर अपने हॉर्न से उसके अटैक को रोक लेती है या फिर रोक लेता है, इसका जेंडर साइकिल मेल है, और वहां पर पोज मारते उससे क्या लगता है कि तुम अपने ग्रांड पा के सामने इस तरीके से हरकतें देने में लगी हुई हो, तुम निकल लो पहली फुर्सत में। और उसका स्पेयर के चीथड़े उड़ जाते हैं। जैसे ये देखता है कि इसके चीथड़े उड़ चुके हैं, इसके देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और भाई उसको इतना शॉक हो जाता है डर के मारे कि वो चिल्ला पड़ता है, उसका मुंह फटा फटा रह जाता है। यहाँ तक कि जो कुंचन होती है और उसके जो जितने भी डिसेबल होते हैं एंड जितने भी स्टूडेंट होते हैं, यहाँ तक कि एल्डर लू भी उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। इसको देखने के बाद वो फैटी पीछे भागने लगता है और कहने लगता है कि ये तो एक डीमन का हुआ है, आखिरकार मेरे ट्रेजर को तोड़ने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे, ये तो एक डायमंड स्पेयर था। जहाँ पर वो डीमन का उससे कहने लगता है कि जहाँ पर मैं अपने मूव नहीं करना चाहता था, मैं फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एंसेस्टर को इसके बारे में पता चल गया कि मैंने यहाँ पर इसकी मदद नहीं की और मैंने इसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ये बात जानने के बाद कुंचन मन में सोचते हुए कहने लगते कि ये तो ब्लैक ही कैन, ये ब्लैक ही बाकी में टॉक कर सकता है, बात कर सकती है, और ऐसा क्यों लग रहा है इसको देखकर कि ये दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है समय के साथ साथ। और तभी वो काव का साइज बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो फैटी काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक थंडर काव पाइथन है, जो कि डाओ किंग रियलमी पर मौजूद है, और इसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं टकलू। और जब कुंचन को ये बात पता चलती है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगती है, देखने के बाद शॉक होते हुए, कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इस ब्लैकी को देखने के बाद मुझे फैमिली फीलिंग क्यों आने में लगी हुई थी। ये तो वही ब्लैक थंडर काउ पाइथन है जो कि मेरा पीछा करने में लगा हुआ था काफी समय से, और जिसने ऑलमोस्ट मुझे 3 दिन तक भगाया था वहां पर उस माउंट 9 डेथ रियलमी पर। जब एल्डर लू उसे देखते हैं तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार जो ब्लैक थंडर काउ पाइथन है वो यहाँ पर क्यों आ गई है, ये तो एक रेयर मॉन्स्टर है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो हमारी मदद करने के लिए आया हुआ है, आखिरकार जो तांग जोंग है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाला है। और वो तुरंत अपने घुटनों के बाद टिककर उसे माफी मांगता है, उससे क्या लगता है कि माय लॉर्ड, नहीं बिग डीमन डैडी प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूं, आप मुझे नहीं खा सकते हो, आप चाहो तो मेरे डिसिपल्स को खा सकते। ये बात सुनने के बाद एल्डर ल्यू भी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बात अपनी जान की भीख मांगने में लगा हुआ है। तभी ये काउ डीमन उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है, ओह तो तुम्हें पता है कि आखिरकार मुझे इस तरीके की चीजें ज्यादा पसंद है, अच्छी बात है अच्छी बात। तभी वो टकलू उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मैंने जैसे चाहो वैसे खा सकते हो, अगर तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और जल्दी डर लाके देने के लिए तैयार हूं। और वो अपने हाथ के पीछे एक डैगर को छुपाकर रखा हुआ है, इसके इस्तेमाल करने के लिए अपनी लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, और मुस्कुराते हुए उस काउ डीमन पर अटैक करता है। उससे कहने लगता है कि ये काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ ये फिर से करता और मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और थ्रो कर देता है अपनी नाइफ को उसकी तरफ, और कहने लगता है कि ये जो ब्लो है वो किसी भी डाओ किंग रियलमी के बंदे को मारने के लिए काफी
काफी है। इसको देखने के बाद हमारे जो कुंचन और एल्डर लू काफी देखकर शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि सीनियर काउ पाइथन जरा देखकर जहाँ पर वो हंसती है वो कहने लगता है कि बेटी ये काफी लेट हो चुका है तुम्हारे लिए। और मन में सोचते हुए कहने लगता है जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी चीटिंग करने के लिए थकते नहीं। ये एक ऐसा ब्लो है जिसे मैंने अपग्रेड कर दिया है अपने डार्किंग रियलमी की लाइफ स्पॉन को जलाने के बाद। और ये जो स्मॉल स्वॉर्ड है वो एक इनविजिबल पॉइंट बन जाएगी इस ह्यूज साइज के मुकाबले में, जो कि डार्किंग के रियलमी पर मौजूद। वो डेफिनेटली इस स्वॉर्ड को पकड़ने में नाकामयाब रहेगा। ये है जो मैंने अपने कई साल की प्रैक्टिस के द्वारा और कई सारे मस्ट विन एक्सपीरियंस के द्वारा हासिल किया है। और तभी हमें पता चलता है कि हमारे स्काउ डीमन के नाक में अचानक से खुजली होने लगती है और वो जोर से छींक देता है, जिसके कारण उसके मुंह से कुछ निकलता है और बिजली जैसी निकलती है उसके मुंह से और वो टकलू वहीं पर जलकर राख हो जाता है और उसकी बैंड बच जाती है बस उसकी एक छींक से। और काउ डीमन वहां पर बैठकर कहने लगा कि मेरी नाक में खुजली होने में लगी हुई है। इसको देखने के बाद एल्डर ल्यू और सक्लीटर दोनों देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और शौक का मारे उनका मुंह फटा फटा रह जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वहां पर जितने भी दुश्मन होते हैं और जो फॉरगॉटन इमोर्टल सेट के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भी इसको देखकर शॉक हो जाते हैं। कहने लगता है कि इसने बस एक बार छींका है, स्नीच किया है और भाई खत्म, भाई ये बंदा मर गया और इस बंदे को चोट तक नहीं लगी है, यानी कि स्काउ डीमन को। जहाँ पर काउ डीमन गुस्सा करते उससे कहने लगता है कि तुम्हारे सभी के सभी डिसिपल हैं वो जल रखे थे, उसके धुएं के कारण मुझे छींका तो मैं उन्हें अब नहीं खा सकता, क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? जब काउ डीमन उनका देखता है तो पता चलता है कि ये लोग भी पूरे के पूरे भून चुके हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्यों जल चुके हो, आखिरकार किस कुत्ते ने ऐसा किया है तुम्हारे साथ? यहाँ पर मेरे पास खाने के लिए फाइनली स्नैक्स आ गए थे और मैं वाकई उस बंदे को मार दूंगा जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तभी एल्डर लू उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर काउ डीमन ने डाओ किंग रियलमी के अटैक को झेल लिया है और इस बात को उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। और गुंजन भी उसको देखने के बाद कहने लगती है कि इसका डिफेंस तो वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से सभी के सभी लोग यहाँ पर हमें पता चलता है एक मिरर में कोई देखने में लगा हुआ था और उसकी फुल मूवी को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि में हमारा एमसी होता है। और कहने लगता है कि भले ही जो ब्लैकी है वो एक लिटिल डीमन है जो कि डाओ किंग रियलमी पर है, लेकिन उसके जो सेम लेवल के बराबर कोई बंदा आता है जब उससे छोटा उसे ब्लैकी को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि ब्लैकी का जो डिफेंस है वो इनविजिबल होने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगर तुम इसके डिफेंस को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम या तो सुपर लेवल सप्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर रेशियल रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार यहाँ पर इस तरीके से ब्लैकी को हराने वाला कौन पॉसिबली आ सकता है इस पूरे के पूरे स्मॉल लैंड में फॉरगॉटन इमोर्टल सेट, जो कि एक छोटी सी जगह जहाँ पर कुंचन उदास होकर मुझ पे बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे इस काऊ को खाने के लिए दिया है कहीं रास्ते में मैं थक ना जाऊं, लेकिन मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये तो एक बैटल पेट है। ये बात सुनने के बाद एल्डर ल्यू से कहने लगता है कि सेक मास्टर क्या हुआ आपके साथ, क्या आप कहीं पर इंजर्ड लगी हुई है, क्या आप कहीं पर चोटिल हो चुकी हो? तभी वो कुंचन कहने लगती है कि नहीं मैं इमोशनली चोटिल हो चुकी हूँ और कुछ भी, और पूरी तरह से बैंड बच जाती है। जब बाकी के स्टूडेंट्स उसे देखते हैं दूसरे साइड एनिमी जितने भी एनिमी सेक्ट के स्टूडेंट होते हैं उसे देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि जो एल्डर टांग जोंग है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, हमें भागना होगा, बचाओ कोई तो बचा लो हमें। जहाँ पर वो अनाउंस करने लगते हैं कि तुम सभी के सभी डियर डिसिपल्स, जो हमारी बैटल थी लाइफ एंड डेथ की जो हमारे सेट की, वो फाइनली हमारे जो फॉरगॉटन इमोर्टल सेट है वो जीत चुका है। और वो सभी के सभी लोग इस बात की खुशी मनाने लगते हैं। तभी एल्डर ल्यू अपने सेक्ट मास्टर के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि फॉर्चुनेटली जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने सही समय पर आकर हम सभी को बचा लिया, अपने सेक्ट को बचा लिया है और जो ओल्ड मैन है अब वो यहाँ पर शांति से मर सकता है। ये बात सुनने के बाद वो काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि एल्डर लू आखिरकार आपके साथ क्या हो गया है, आप बिल्कुल भी मूव क्यों नहीं कर पा रहे हो, कितनी चोट लग चुकी है? तभी काउ डीमन उसे बताने लगता है कि ये जो बंदा है उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जला दिया और जल्दी उसकी जो आखिरी बच्ची कुछ लाइफ ऑन है वो भी खत्म होने वाली है, जो मरने वाला है। जिसको सुनकर वो पूछने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी काउ डीमन उससे कहने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर अब तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन नहीं दी थी क्या? ये बात सुनने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और जब एल्डर लू को उसके बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो डीमन काउ है वो उसे यह पीने के लिए दे रहा होता है और कहने लगा है कि जेड स्प्रिंग क्या हमारे जो सेक्ट मास्टर है वो इतनी उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एंसेस्टर से उसकी एक ड्रॉप मिल चुकी है, लेकिन आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, आपको ये चीज मुझ पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरी जो सेक्ट मास्टर है वो मुझे अपनी इच्छा अनुसार इतनी ज्यादा प्लीज चाहिए तो इंपॉर्टेंट चीज जाने की जेड स्प्रिंग वाइन देने के लिए तैयार है। मैं ओल्ड मैन इस बात को जानकर ही काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, अब मैं आसानी से अंडरवर्ल्ड में जा सकता हूँ बिना किसी चिंता के। और बात करें उस जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन के एक ड्रॉप के बारे में तो हम इस सारे के सारे इस ड्रॉप का इस्तेमाल यंगर जनरेशन के लिए कर सकते हैं फॉरगॉटन इमोर्टल सेट के। तभी जो कुंचन होती है वो जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन की पूरी बोतल निकालते उससे कहने लगते कि नहीं एल्डर ल्यू आपको लगता है कोई गलतफहमी हो चुकी है, मेरे पास सिर्फ एक बूंद नहीं है बल्कि मेरे पास एक जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन की पूरी बोतल पड़ी हुई है, आप जितना चाहो उसमें से पी सकते हो। ये बात जानने के बाद एल्डर ल्यू को तो शॉक हो जाते हैं, उनका मोटा फटा रह जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन की पूरा बैग लेकर आ चुकी है ये तो। तभी उसकी बोतल में से एक बूंद वहां से गिरने लगती है जिसको देखकर वो घबराते हुए चिल्लाते हैं, लगता है कि माय गॉड आखिरकार यहाँ पर इतना ज्यादा जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन कैसे हो सकती है और तुमने यहाँ पर इसे गिरा भी दिया। और तभी एल्डर ल्यू उसे जमीन से चाटना चालू कर देता है। तभी हमारे सेक्ट मास्टर उसे रोकते हुए उससे कहने लगती है कि सेक्ट आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एल्डर लू। जहाँ पर एल्डर लू उससे कह रहा होता है कि ये कितना ज्यादा वेस्ट करने में लगी हुई है सेक्ट मास्टर आप इसे, क्या आप मुझे अलाउ कर सकती हो इसको इस तरीके से लिख कर चाट कर पीने की? जहाँ पर सेक्ट मास्टर उसे बताने लगते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो एंसेस्टर है उसके पास जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन का पूरा वाटर से पानी से
से भरा हुआ पूरा पूरा लेक है। तुम जितना चाहे उतना ज्यादा पी सकते। अगर तुम्हें इतना काफी नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काफी नहीं है, तो आपकी ये गलतफहमी है, क्योंकि उस लेक का सहारे से हम पूरे के पूरे सेट को पिला सकते हैं इतना ज्यादा। तभी डीमन काऊ ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि जरा इसके चेहरे को तो देखो, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जिसने अभी तक पूरी पूरी दुनिया बना देखी हो। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक पूरा का पूरा लेक पूरा जेड स्प्रिंग डिवाइन वाइन से भरा हुआ है, इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सेक्ट मास्टर, क्या आप मुझसे झूठ बोलने में लगी हुई हो? मैं तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या मैं ऑलरेडी मारा जा चुका हूँ? और तभी वहां पर क्विंचन अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देती है और उसे कहने लगती है कि एल्ड्रेड, मैंने जो भी तुमसे कहा है वो झूठ नहीं कहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मुझे मेरे एंसेस्टर के द्वारा सन डिवाइन बॉडी भी मिल चुकी है। उन्होंने कैजुअली मुझे जो बॉडी दे दी थी। और जो सीनियर काउ पाइथन है, जो कि हमारे एंसेस्टर के बीस्ट पेट में कई सारे बीस्ट है, उनमें से हजारों बीस्ट में से एक बीस्ट है, और बस छोटे से लेवल पर आते हैं, इनके तो कोई इज्जत ही नहीं है ऐसा लगता है। इसको देखने के बाद वो डीमन काउ से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई में इतना ज्यादा स्मॉल हूँ क्या? जब हमारा जो एल्डर ड्यूस को देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, फट जाती हैं शौक के मारे, और कहने लगता है चिल्लाते हुए कि तुम्हारे एंसेस्टर ने भाई मतलब ऐसे ही ऐसे दे दिया तुम्हें ग्रेट सन गॉड बॉडी। जहाँ तक कि जो बिग डीमन ब्लैक थंडर काउ पाइथन, वो बस एक स्मॉल बीस्ट है उनकी नजर में। वाओ, ये बात जानने के बाद वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता और पूरी की पूरी बोतल को पीना चालू कर देता। जहाँ पर सेक्टर मास्टर उससे कहने लगते कि कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बोतल्स पड़ी हुई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर उसके बाकी के स्टूडेंट होते हैं उससे कहने लगते कि सेक्ट मास्टर, आखिरकार हम इस तरीके से जो बच्चे कुछ जो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट है उन लोगों से क्या करना चाहिए, उनसे किस तरीके से निपटना चाहिए। जहाँ पर उनकी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगते हैं अब जबकि जो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट है उन्होंने हमारे कई सारे स्टूडेंट को मार दिया और पूरी तरीके से हमारे सेट को तबाह करना चाहता है, तो जो गद्दार है उन्हें उनकी सजा तो मिलनी चाहिए और हम भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और चिल्लाते हुए कहने लगते कि अब जबकि पर हमारे पास हमारे एंसेस्टर वापस आ चुके हैं, तो अब जो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट है उसी का तबाह होने का समय आ चुका है। और तभी उसी दिन सेम डे पर दूसरी जगह की सिचुएशन को दिखाया जाता है। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट फाइनली वहां पर इस बात के बारे में उन्हें फाइनली इस बात का याद आ चुकी है कि किस तरीके से एक समय पर फॉरगॉटन स्वॉर्ड सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और किस तरीके से डोमिनेट किया जाता है फॉरगॉटन इमोर्टल सेक्ट से 1 लाख साल पहले। उसका डर आज भी उनकी नजरों में आ चुका है और वो खौफ उनकी नजरों में अब भी दिखने में लगा हुआ है। इसको देखने के बाद बाकी के स्टूडेंट कहने लगते हैं हम इसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, ये तो वाकई में बहुत पावरफुल है। और किस तरीके से उनकी जो ह्यूमिलेशन है उसका सामना करना पड़ रहा है जब फॉरगॉटन इमोर्टल सेट के द्वारा सेलेक्ट किया जा रहा है छोटे से स्वॉर्ड सेट। वहां पर सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागे लगे और कहने लगते कि ये तो ब्लैक थंडर काउ पाइथन है और द ग्रेट सन डिवाइन बॉडी जो फॉरगॉटन इमोर्टल सेट है वो फाइनली वापस से राइज कर चुका है। अब हमें अपनी जान बचाकर जहाँ से जब भागना होगा। तभी वहां पर जियान वीमिंग बाहर निकलता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग किस बात के लिए आर्ग्यू करने में लगी हुई हो, कहाँ पर भाग रहे हो? और तभी उनमें से एक स्टूडेंट उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर, तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर हमारे सेक्ट मास्टर आ चुके हैं। जो सेक्ट मास्टर है अब वो माउंटेन से नीचे आ चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे और हमारे सेक्ट मास्टर आपसे भीख मांगते हैं कि आप हमारे सेक्ट को बचा लीजिए। ये बात सुनने के बाद दूसरा स्टूडेंट उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि तुम क्या बोलने में लगे हुए हो? तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि हम लोग सेक्ट मास्टर से पूछे खुद जाकर मरे उनसे? तुम्हें पता नहीं कि 1 महीने पहले हमारे सेक्ट मास्टर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां फंस चुके और ग्रेटली डैमेज हो चुकी है उनकी स्ट्रेंथ। यहाँ तक कि जो फॉरगॉटन इमोर्टल सेक्ट है वो हमारे जो डिवाइन सोल्जर्स है उनकी मदद है उनके, हमारे सेक्ट मास्टर है वो उनको नहीं बचा सकते। जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि सेक्ट मास्टर हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ इस सेट को छोड़कर यहाँ से चल पड़िए, हम कहीं और दूर जाकर नया सेट बना सकते हैं और एक बार हम पावरफुल बन जाए तो फॉरगॉटन इमोर्टल सेट से बदला लेने के लिए जरूर आ जाएंगे और आपको हमारे बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा हंसने लगता है, उससे लगता है कि मुझे वाकई में ऐसा करने की जरूरत है। और इस तरीके से जब हंसता है तो सभी के सभी लोग स्टूडेंट घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सेक्ट मास्टर ये आप क्या कह रहे हो? और वो उस ब्लैक बॉल को निकालते हो कहने लगता है कि जहाँ पर मैंने तुम्हें परमिशन दी थी कि तुम उन पर अटैक कर सको, लेकिन तुम एक छोटे से स्मॉल फॉरगॉटन इमोर्टल सेट को भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तुम्हें पनिशमेंट के तौर फॉरगॉटन इमोर्टल सेट के जितने भी स्टूडेंट को लोगों को इस्तेमाल करने वाला था अब मैं उनकी जगह पे तुम्हें इस्तेमाल करूंगा रिप्लेस करके। और उस बॉल को बड़ा कर देता है और कहने लगता है कि तुम मेरे पावरफुल बनने का नरिशमेंट बन जाओ। और जैसे उस बॉल को एक्टिवेट करता है तो उस पूरे के पूरे सेट में एक बैरियर बन जाता है। और तभी सेम टाइम पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है उस डिवाइन स्वॉर्ड सेट के आउटसाइड का, जहाँ पर कोई उसको देखकर उससे कहने लगता है कि जरा उधर तो देखिए, जो सोल डेवियरिंग ऑर्ब है वो स्पेल कास्ट कर दिया है उसने। जहाँ पर वो 2 लोगों को दिखाया जाता है, उनमें से जो बंदी होती है वो उससे कहने लगता है कि जिस बंदे ने उस ऑर्ब को चुराया है सोल डेवियरिंग ऑर्ब, उसने पावर को ड्रॉ करने के लिए उसी का इस्तेमाल कर लिया है। लगता है कि हम लोग वाकई में लेट हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने एक नेशनल ट्रेजर को रिकवर किया। अगर इन लोगों के द्वारा उस सोल डेवियरिंग ऑर्ब को रिफाइन कर लिया गया तो जो हमारे नेशनल टीचर है वो हमें पनिश जरूर करेंगे, हमें जल्दी जल्द जाना होगा, कितनी बुरी किस्मत है हमारी। तभी डिवाइन स्वॉर्ड सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट बाहर नहीं जा पाते, ना ही बाहर के लोग अंदर आ पाते हैं और कह रहे होते कि आखिरकार मैं इस माउंटेन से नीचे क्यों नहीं उतर पा रहा। इसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी चीज ने हमें ब्लॉक कर लिया। तभी इनकी बॉडी में से बहुत ज्यादा एनर्जी मात्रा में निकलने लगी जिसको देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इनकी बॉडी के अंदर की जितनी भी सोल्स होती हैं वो हवा में उड़ना चालू हो जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हमारे बॉडी की सोल्स बाहर निकल लिया, हमें क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है और वो सारी की सारी सोल्स कहीं और नहीं बल्कि में उसी ऑर्ब में कलेक्ट हो रही होती है और वो सेक्ट लीडर उन सभी के सभी सोल्स को कलेक्ट करने में लगा हुआ है। और तभी वो लीड सेक्ट लीडर वहां पर ब्रेक थ्रू करना चालू करता है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलमी के पैनिकल पर पहुंच चुका है और ब्रेक थ्रू कर चुका है रियलमी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी बढ़ने लगती है तो वो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्स्टेंटली इमर्ज होने लगी, बढ़ने लगी और मुझे इस बात का हंच है कि मैं जल्दी अपनी शैकल्स को ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, जैसे मैंने 100,000 ईयर से ब्रेक थ्रू नहीं किया। जब
सेक्ट लीडर हमारी देखती है क्विंचन को, तो उससे कहने लगे कि सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन क्या हो रखी है, जहाँ पर ये काओ उससे कहने लगा है कि मुझे भी नहीं पता। मुझे इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे डिवाइन स्वॉर्ड सेट को किसी ने कवर कर दिया है और उनकी सोल्स को चूसने में लगा हुआ है, उनकी सोल को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद क्विंचन कहने लगता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि जो स्मॉल फॉरगटन जो हमारा जो स्मॉल फॉरगटन मोटल सेक्ट है उन पर इन्होंने अटैक करने की हिम्मत कैसे की। अब जब भी हमने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की तो हमें कुछ और रिजल्ट मिल रहा है। और तभी पीछे से अगर कोई कहने लगता है कि अब समझ में आया, यहाँ पर अभी भी एक म्यूटेटेड ब्लैक थंडर काउ पाइथन मौजूद है और लेजेंडरी ग्रेट सन डिवाइन बॉडी। जब एक बात क्विंचन सुनती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है, तो हमें पता चलता है कि वो दो लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो कि उस सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पर इन्हें मारने के लिए आए हैं। और कहने लगता है क्या हमारे साथ तुम खेलना चाहोगे। जब ये काउ उसको देखता है तो कहने लगता है कि ये ब्लैक एनर्जी है, तो डीमन रेस की एनर्जी। ये बात सुनने के बाद क्विंचन उससे कहने लगती है कौन सी डीमन रेस, जहाँ पर वो बताने लगता है कि किस तरह के जो डीमंस होते हैं वो ब्लैक एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हराना काफी ज्यादा कठिन होता है हमारे लिए। और डीमंस को इंसानों को खाना काफी ज्यादा पसंद ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो डीमन रेस है उसे 100,000 ईयर्स पहले इंसानों के द्वारा मार नहीं दिया गया था, तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद क्विंचन घबरा जाती है और इससे कहने लगते हैं कि सीनियर क्या ये लोग ट्रिकी हैं, क्या हम इसे हराने में कामयाब रहेंगे। एक बंदे को मैं संभालती हूँ, एक बंदे को आप संभालिए, आप जितना ज्यादा जल्दी हो सके दूसरे वाले बंदे को मारकर मेरी मदद करने के लिए जरूर आ जाना। और तभी वहां पर इन चारों के बीच फाइट होना चालू हो जाती है। तभी जो एनिमी गर्ल होती है वो उससे कहने लगती है, यानी कि दुश्मन वाली लड़की, वो उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में स्टार्ट करना चाहते हो हमारी फाइट को इतनी जल्दी। अगर ऐसी बात है तो मैं इस ब्यूटीफुल लिटिल सिस्टर के साथ फाइट करना पसंद करूंगी। दूसरा वाला बंदा क्या लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस काव के साथ खेलना पसंद करूंगा। जहाँ पर वो लड़की उस पर अटैक करती है उससे कहने लगती है कि लिटिल सिस्टर मैं तुम्हारी बॉडी को लेना चाहती है। जहाँ हमारी सेक्ट मास्टर वो मन में सोचते हुए कहने लगती है, जब से जो सीनियर ने मुझसे कहा ये काफी ज्यादा ट्रिकी है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी कर लेनी चाहिए और वन हिट किल करना चाहिए। और वो बहुत ज्यादा फ्लेम अपनी बॉडी के चारों तरफ बुलाना चालू कर देती है और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड से उस लड़की पर अटैक करने लगती है, जिसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ बुल डीमन पर वो बंदा दूसरा अटैक करने लगता है, जिसके कारण वो बुल डीमन नीचे गिर जाता है और वो बंदा काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं तुम्हें अपने बॉस के पास ले जाऊंगा और बॉस मेरी बहुत ज्यादा तारीफ भी करेंगे। लेकिन तभी अचानक से वो बुल डीमन पूछ कर इस्तेमाल करता है और उस बंदे को पकड़ लेता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। जहाँ पर वो काव उससे कहने लगा है, मुझे बुल डीमन, क्या तुमने अभी अभी उस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया जहाँ पर आसमान से बहुत ज्यादा बिजली कड़कने में लगी हुई है, बहुत मात्रा में एनर्जी, और वो एनर्जी सीधे डायरेक्टली आकर उस बंदे पर जाकर गिरती है और दूसरी तरफ उस लड़की की हालत खराब हो जाती है क्योंकि हमारी जो क्विंचन है उसने उस पर अटैक कर दिया होता है और दोनों की बैंड पर बज रही होती है। तो इसी के साथ मैं यहीं पर इसकी एंडिंग करना चाहूंगा। तो गाइस अगर आप लोग बताओगे कि ये सीरीज किसी ने की है या नहीं की है वो भी कमेंट करके, ताकि नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं जल्दी ला के लिए, और नेक्स्ट पार्ट में आपको अगर मैं लाता हूँ पता चल जाएगा कि अगर क्या होने वाला है, किसी किसी फाइट होगा, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, किसको मार पड़ने वाली है, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको सभी को पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारायण आउट। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में। आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टॉप पर। आप चाहो तो होम सेक्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी आपको। तो गाइस मैं यहाँ पर गेम खेलता हूँ, गेम वगैरह टाइम पास करने के लिए, GTA 5 वगैरह का। मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स देख रहा हूँ जो कि अकेले खेलते हो GTA 5 गेम पीसी में, वो आकर मेरे साथ खेल सके, मेरे पास टाइम करने के लिए। सैटरडे और संडे को हम लोग गेम खेलते हैं, तो आप लोग मेरे साथ आकर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, चिल कर सकते हो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ, और यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें जहाँ पर हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं और ऐसे कई सारे फीचर्स है जो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमें अपना रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको कौन सी मंगा चाहिए, और उसके शेयर डायरेक्टली हम कॉल टू कॉल बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली इधर पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस सर्वर को ज्वाइन कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। मतलब हो सके तो यार कोई तो आ जाओ यार खेलने के लिए मेरे साथ। वैसे भी हम सिर्फ 2 ही लोग खेल पाते हैं, तो हमें 2 लोग और चाहिए खेलने के लिए, हमें टाइम पास करने के लिए चाहिए। अगर आप लोग खेल सकते हो, अवेलेबल हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सिर्फ यही नहीं, हम लोग GTA 5 खेलने का मतलब मन हो रहा था, इसलिए मैंने आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो बस इतना ही था। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी, और होम सेक्शन पे तो मिल ही जाएगी मेरे अबाउट सेक्शन में चैनल के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारायण, साइनिंग आउट। और हाँ गाइस, हो सके ना तो ज्वाइन कर लेना यार, जो भी जानता है इसके बारे में या फिर जो भी गेम खेलता है, टाइम पास करना है यार, मेरे को भी सही बता रहा हूँ। सैटरडे संडे को खेलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बाय।